टेन Yes, थर्टी की sir. वैल्यू 1/√3 और 45 की वैल्यू 1, तो यानी 1/√3। ये हो गया था सभी का। Yes, sir. सेकंड क्या था? सेकंड में एंगल बदले थे, बस ये काम चेंज किया था। सेकंड में था आपका ए इधर है, बी इधर है, ये एंगल 30 था और ये एंगल 30 था क्या? Yes, sir. Yes, sir. 1/3. आप इसका जब रेशियो लोगे तो यहाँ पर तो 1030 डायरेक्ट लगा दोगे, लेकिन इसमें 1060 होगा क्या यहाँ से एंगल? यस सर। समझ आ रही है बात? 1030 तो sir. यहाँ से Yes. हॉरिजॉन्टल, इसका भी हॉरिजॉन्टल से लोगे तो 1060 बनेगा, तो 1030 डिवाइड बाय 1060 यानी 1/√3 डिवाइड बाय √3, तो 1/3 आ गया था। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में था ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये दिया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल लोगे और ये वाला एंगल लोगे तो एक तो 60 बन रहा है और एक 45 बन जाएगा क्या? यस सर। 1045 डिवाइड बाय 1060 यानी ये तो 1 बनेगा और 1060 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। अगर Yes. आप वर्टिकल से ले रहे हो तो फिर वर्टिकल से कॉट लेके करना पड़ेगा, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए हम डायरेक्टली 10 लेके काम कर रहे हैं। Yes. समझ आ गई भाई बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सबको क्लियर है? ग्राफ वाले सम कर लिए थे क्या? Yes, हो sir. गए सभी के? चलिए Yes. एग्जाम्पल लीजिए। आपको मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आपको दिया हुआ मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम दिया हुआ है cos t, वाई डायरेक्शन का मोमेंटम दिया हुआ है sin t, और हमसे बोल रहे हैं फाइंड आउट एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो दोनों वेक्टर है क्या, फोर्स और मोमेंटम दोनों ही? यस और नो? Yes, sir. दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं? कोई तरीका है क्या मेरे पास? कोई भी दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का कोई तरीका है मेरे पास? A dot B is equal डॉट to प्रोडक्ट है, yes, dot product. डॉट प्रोडक्ट से मैं कर सकता हूँ। तो मुझे Yes, sir. सबसे पहले मोमेंटम का वेक्टर बनाना पड़ेगा। कितना बनेगा? cos t i कैप Plus sin प्लस t sin t j कैप। j cap. फोर्स कैसे निकालूंगा? dp बाई dt करके कितना आएगा? माइनस का sin t आएगा क्या, Yes, sir. प्लस cos t j कैप। बात समझ आ रही है? फिर मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल चेक करना है, यानी f डॉट p इज इक्वल टू एफ पी कॉस थीटा। ये भी पढ़ के आ चुके हैं हम। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा? एफ डॉट पी अपॉन नीचे एफ पी आएगा क्या? तो मुझे सबसे पहले एफ डॉट पी निकालना पड़ेगा। तो निकालो एफ डॉट पी कितना बनेगा। कॉस को माइनस साइन से करोगे तो माइनस का साइन टी कॉस टी बनेगा क्या, प्लस साइन टी कॉस टी, ऐसे ही होगा। तो क्या ये जीरो आ जाएगा क्या? Sir, नो बोलो। सर ये dp by dt करके आपको माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप बेटा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यस सर यस चैप्टर। सर यस सर यस सर डिफरेंस इज तो यहाँ से हमें पता लगा कि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ गई क्या? जीरो आने का मतलब है थीटा कितना रहा होगा? 90 डिग्री। यस सर यानी एफ वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? मोमेंटम के। बात समझ आ गई? किसी को दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक सभी को बात समझ आ गई क्या? यस सर कोई दिक्कत? सर एक सीन देखते हैं। Sir. हाँ जी।
सर डिफरेंशिएशन के बाद वाला पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। बेटा ये सब पुराना पोर्शन है, इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, आपको डाउट है मैं पूछो। अभी ऐसे ऐसे बेसिक चीजें तो आनी चाहिए ना आप लोगों को यार। ये तो यस फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर का डाउट है ये तो सेकंड चैप्टर वेक्टर पढ़ लिया वही है। सिंपल दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हो आप, ए डॉट बी के बीच एंगल कैसे निकालते हो, ए बी कॉस थीटा करते हो कि नहीं करते हो। यस सर। यस आपके पास दो वेक्टर है, एक फोर्स का वेक्टर है, एक पी का वेक्टर है, कैसे निकालोगे एंगल, फॉर्मूला यही यूज करोगे। यस सर। अब मुझे एफ पी निकालने से पहले एफ डॉट पी निकाल लो, एफ डॉट पी 0 बन गया तो मेरी ये मेहनत बच गई ना मॉड ऑफ एफ और मॉड ऑफ पी निकालने की। जबरदस्ती अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन ही बनता वैसे तो, लेकिन मेरा टाइम तो बचा। बात समझ आ गई यस सर। सभी को, क्लियर है क्या। सर एक सेकंड क्वेश्चन। मोमेंटम आपको दे रखा था एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का, और आपसे बोला गया था एंगल निकालो फोर्स और मोमेंटम के बीच। तो आपको फोर्स पता है dp बाई dt, मोमेंटम पहले p बना के लेके आओगे, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दे रखा है तो आप उसका वेक्टर बना लोगे। इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सर कैन यू जूम आउट हो गया होगा ना लिख के अब तो। 1 सेकंड। हो गया भाई सभी का। 1 सेकंड। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक आना लिक्विड जेट। लिक्विड जेट प्रॉब्लम करके आती है। इसमें क्या होता है देखो, इस तरीके से मान लो हमारे पास कोई पाइप का क्रॉस सेक्शन है, उसमें से लिक्विड निकल रहा है, ठीक है। इसमें आधे ज्यादा कॉन्सेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के भी होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको वो ध्यान रखने होंगे। यहाँ पर कई वॉल है, यहाँ पर ये कई वॉल है, तो पानी जाएगा इस सर पर टक्कर एग्जांपल है ना। मारेगा। क्या सर ये एग्जांपल है ना। टॉपिक है, लिक्विड जेट करके टॉपिक ही ओके सर। डालो। यहाँ से पानी ऐसे जाएगा, इस पे जाके टक्कर मारेगा भाई। यस सर। टक्कर मारने के बाद वो मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से फैल जाएगा ना पानी, फाइनली कहीं ना कहीं ऐसे स्प्लैश हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोलता है हमें लिखना इसके अंदर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यानी कि जो लिक्विड जेट है हमें बोलेगा स्ट्राइक्स वॉल विथ स्पीड v, यानी ये वॉल को स्ट्राइक करता है किसी स्पीड v से, और हमसे बोला जाता है फाइंड आउट फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वॉल। जेट ने वॉल पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया वो हमें निकालना होता है। तो फोर्स का भी हमारे पास फॉर्मूला तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ही है ना भाई। यस सर। और हम मान रहे हैं कि जैसे ही वो स्ट्राइक कर जाता है उसके बाद पूरा का पूरा पानी जो है वो स्प्लैश हो जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें, मान लो कुछ इतना सा अमाउंट है पानी का, यानी m मास है, v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। आ रही है बात समझ। तो थोड़ा सा पानी गया m मास का, v वेलोसिटी से इस पे स्ट्राइक कर रहा है, और स्ट्राइक करने के बाद इसकी फाइनली ये स्प्लैश हो जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी हम 0 मान, ठीक है। अगर वो होगी तो वो देगा न्यूमेरिकल, क्लियर है बात। सर ये एम मास किसका माना है। m मतलब ये सिंपल जो लिक्विड जा रहा है ना, यस सर। उसका कितना अमाउंट जा रहा है वो हम देख रहे हैं। तो m मास का लिक्विड उस पर जाके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। यस सर। हम यहाँ मान के चल रहे हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग
आफ्टर स्ट्राइकिंग जो बॉल जेट है वो स्प्लैश हो जाता है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मानता है। ठीक है, फोर्स निकालना है हमें। एक्सर्टेड फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है जो जेट ने लगाया होगा? क्या हम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से डिफाइन कर सकते हैं क्या? यस चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हमारे पास फॉर्मूला है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, क्या डिवाइड बाय सर टाइम। फाइनल 0 क्यों लिया? फाइनली पानी रुक जाएगा ना, रेस्ट पर तो आएगा ही ना। टक्कर मार रहा है वी से, उसके बाद वापस बाउंस बैक नहीं हो रहा है ना, पानी वहीं की वहीं हाँ split। यस सर यस सर यस सर। यानी यहां से अगर हम देखें फाइनल मोमेंटम m इंटू वी 0 हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम m भी हो जाएगा क्या, और टाइम मान लेते कुछ डेल्टा t। यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया माइनस का m डेल्टा t बाय v। बात समझ आ गई? माइनस का m डेल्टा t बाय v, ये समझ आ गया फॉर्मूला सभी को? एक सिंपल एफ जेट का सिंपल यस कुछ नहीं किया, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम लगाया है। जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है वो वेलोसिटी v है, और फाइनली वो रुक जा रहा है, फाइनली वो स्प्लैश हो जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है ना, फैल जाएगा, रुक जाएगा। सर कैन यू जूम आउट? एक सेकंड रुको, पहले ये समझ आ गई बात। यस सर। यस सर अब नेक्स्ट सर सुनिएगा। डेल्टा टी जब से वो वहां से निकला है तब से लेके रहेगा राइट? टाइम, स्ट्राइकिंग टाइम को देगा, कितने टाइम में स्ट्राइक करता है वो। ओके जैसे सर 2 सेकंड में जाके स्ट्राइक करता है, 5 सेकंड में करता है, वो देगा हमें, है ना, स्ट्राइकिंग टाइम। ओके सर। अब सुनिएगा, यानी m बाय जो डेल्टा टी है इसको हम क्या बोलते हैं? मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम बोलेंगे हम, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यस इसका सर एक फॉर्मूला निकल के आता है रो ए इंटू वी। इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है रो ए। रो यहाँ पर डेंसिटी है, ए यहाँ पर एरिया है, वी यहाँ पर वेलोसिटी। अब वो आता कैसे, वो थोड़ी देर के लिए रफली समझ लेना, हालांकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, हमें एज अ फॉर्मूला याद रखना है। आप मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या यस सर। सभी को पता है मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, यस क्योंकि सर डेंसिटी Yes, इज sir. इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आगे सुनिए, वॉल्यूम को हम ए इंटू एल लिख सकते हैं, कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और उससे टोटल एल डिस्टेंस कवर करना है, सपोज यहाँ पर जाकर वो स्ट्राइक कर, तो हम ए एल लिख सकते हैं क्या? बताओ वॉल्यूम को। ये वाला Yes, sir. वॉल्यूम कितना बनेगा? ए इंटू एल बनेगा, एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, यस और नो, यस सर अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अच्छा, लेंथ अपॉन टाइम, मैं बोलूँ आपसे किसी को ट्रेवल करना है एल डिस्टेंस और टाइम ले रहा है डेल्टा टी, तो एल बाई टी उसकी वेलोसिटी होगी क्या? Yes, sir. यस और नो? किसी को एल डिस्टेंस कवर करना है और टाइम ले रहा है डेल्टा टी, तो उसकी वेलोसिटी वी हो जाएगी कि हो जाएगी? बताओ। Yes, sir. यस सर डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। आ रही है क्या बात समझ? यस तो सर। यानी कि यहाँ से हमारे फॉर्मूला कितना आ गया? रो ए वी। तो यानी हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर, क्योंकि आपका फॉर्मूला इस फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया देगा, वेलोसिटी देगा, डेंसिटी देगा, सीधा फिट करना होगा। बात समझ आ यस रही है? सर। सर सीधा बात माइनस समझ, रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर माइनस तो वो डायरेक्शन है ना, माइनस तो वो डायरेक्शन है। उसने फोर्स ऐसे लगाया तो इसने ऐसे लगाया, एक्शन रिएक्शन पढ़ते हो ना थोड़ा बहुत, अभी आगे आ भी जाएगा। यस यस सर। तो माइनस का रो ए वी स्क्वायर, ये बात समझ आ गई? तो यस बॉल पे कितना फोर्स होगा? इसके बराबर अमाउंट का पॉजिटिव में, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। यस सर अगर फोर्स ऑन वॉल पूछ दिया जाए तो हम क्या बोल देंगे? रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। सिर्फ पॉजिटिव बोलना पड़ेगा क्या? यस सर जितना ये वॉल पे लगाएगा वॉल इस पे लगाएगी, यस और नो? दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो हमारे पास ओवरऑल क्या देते हैं? जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी डेंसिटी दी जाएगी, आप उसकी डेंसिटी दी जाएगी, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया जाएगा जिस पाइप से वो बाहर आ रहा है, और उसकी वेलोसिटी दी जाएगी, और फाइनली स्ट्राइक करने के बाद वो स्प्लैश हो जाएगा, ये सब बोला जाएगा, और आपसे बोलेगा कि हमें क्या निकाल के दिखाओ, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना होगा? रो ए वी स्क्वायर। वहां पर फिर ये बच्चों को यूज करना नहीं आता है। आ रही है बात समझ? सर क्या बोल रहे हो, जल्दी बोलो।
वो स्क्वायर ई स्क्वायर कैसा आया वो समझा नहीं। बेटा m/t की वैल्यू रो ए भी है ना, एक और भी तो पड़ा हुआ है फॉर्मूले में। ओके सर, हाँ ठीक है, ये तो m/Δt की वैल्यू है ना। यस सर। सर बोलो। सर जब ये क्या कहते हैं, ये जो ये है, ये दीवार पे फोर्स लगाएगा तो हम PAV² बोलेंगे, माइनस PAV² कब बोलेंगे? माइनस का मतलब डायरेक्शन है, किसी को भी कैसा ही मान लो। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको पॉजिटिव बोल रहे हो तो ये नेगेटिव बोल लो, अमाउंट सेम है। यस सर। इसने वॉल पे लगाया, वॉल ने इस पे लगाया, बात एक ही है। किसी को एक को पॉजिटिव, किसी एक को नेगेटिव बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ? यस क्वेश्चन में पूछा फोर्स ऑफ जेट या फिर फोर्स ऑफ वॉल, दोनों में ये दोनों में रिजल्ट सेम ही होगा। रो ए में बी स्क्वायर ही formula है। निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है, डायरेक्शन नहीं पूछता है वो। जरूर थोड़ा Okay. पाइप ऐसे हो, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। किसी वाटर टैप से पानी बाहर आ रहा हो और वो ग्राउंड पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये भी तो पूछ सकते हैं। यस वो सारे खेल यही है। आ रही है बात समझ? किसी वाटर ये टैप वो से पानी ना, बाहर आए और इसमें उसमें बोल रिबाउंड देंगे, नहीं होता। क्या कह रहे हो? ये वो केस है जिसमें रिबाउंड नहीं होता, मतलब वो हाँ, वाटर रिबाउंड फ्लैश वाला केस, वापस नहीं आता। रिबाउंड वाला केस नहीं है। ठीक है सर। रिबाउंड वाला केस नहीं है, तभी हमने फाइनल जीरो माना। अगर रिबाउंड हो जाता तो हम फाइनल वेलोसिटी को कुछ लेते और कुछ भी नहीं होता। जो आप इस तरफ की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले तो इधर वाली वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती क्या? यस सोच के सर। देखो, अगर ये जाता मान लो V से स्ट्राइक कर रहा है और रिटर्न हो जाता मान लो अगेन V से, सुनना ढंग से, जितने से स्ट्राइक कर रहा है उतने से वापस रिबाउंड कर जाए, तो आप क्या करते? फाइनल जब लिखते तो -m लिखते, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी नेगेटिव होती क्या? तो फाइनल मोमेंटम -m भी आता कि नहीं आता, बोलो? यस जो सर। अभी जीरो हुआ है वो वेलोसिटी माइनस भी हो जाती नेगेटिव डायरेक्शन में, मोमेंटम में, यस और नो? यस सर। इनिशियल वाला m भी रहता क्या, नीचे डेल्टा टी आता, तो ये हमारा फॉर्मूला -2mv डेल्टा टी हो जाता, बस इतना ही चेंज होता क्या? यानी पूरे फॉर्मूले में बस 2 आ जाता, 2 का फैक्टर आ जाता अगर रिबाउंड का केस होता तो। यस सर। समझ आ रही है ना बात? ये सुन लेना ढंग से, ये छोटी छोटी बातें पता रहनी चाहिए। अगर रिबाउंड का केस होता तो सेम कंडीशन में सिर्फ 2 का मल्टीपल आ जाता, ठीक है? यस सर। डेंसिटी वगैरह जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी जाती है, जो 1 होती है ना वाटर के लिए, पढ़ते हो गया आप? 1000 और यस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पढ़ते हो, 1 ग्राम सीसी करके, और 1000 केजी मीटर क्यूब, ऐसा पढ़ते हो ना फॉर्मूला, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, याद है? डेंसिटी ऑफ वाटर, यस सर। यस सर। मैक्सिमम टाइम वो 1 ही रहेगा, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में देते हैं वैसे तो वो कोई और लिक्विड है तो, लेकिन वाटर के केस में वो रो की वैल्यू 1 ही रहती है। यानी आपको कैलकुलेट तो सिर्फ AV² ही करना ही होता है, ठीक है? तो सभी को समझ आ गई? ये वाटर स्प्लैशिंग वाले सम आ जाते हैं इस तरीके से। मान लो बोल देगा वाटर टैप है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम पढ़ेंगे, ऐसे वाटर नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा रहा हो, ये पूछ लिया जाता है। उसमें रो डेंसिटी ऑफ v वेलोसिटी है, राइट? V वेलोसिटी है, ये एरिया है। तो आपको वाटर टैप का एरिया पता Yes. होगा, निकलने वाली वेलोसिटी पता होगी और डेंसिटी पता होगी, तो मल्टीप्लाई करके फोर्स बता दोगे कितना होगा। अगर फाइनली वो वेलोसिटी 0 बोल रहे हैं या स्प्लैश्ड वाला बोल रहे हैं केस, अगर फाइनली कुछ है तो फिर 2 निकालना पड़ेगा, 2 रो AV²। समझ गए? सर 2ρAV² कब निकालना होगा, जब पूरा पूछ रहा है क्या? जब रिबाउंड हो जाए, वाटर स्ट्राइक करके वापस ऐसे रिबाउंड हो रहा है। यस सर। ऐसा होता है ना, कभी कभी पानी ऐसे नीचे आया उसके बाद ऐसे ऐसे रिबाउंड भी करता है, ऐसे। यस सर। उस केस में अब देखो, कंडीशन तो ऐसी होती है, हमें यूनिफॉर्म मानते हुए काम करना होता है। हालांकि ये शेप सिलेंड्रिकल नहीं होता है, लेकिन हम इसको फॉर्मुले वाइज करने के लिए, सिमेट्रिकल बनाने के लिए इसको रफली ऐसे ही निकालते हैं, B को A×L लिख के। आ रही ना बात समझ? आपको ही पता है पानी कोई ऐसे तो चलेगा नहीं ना भाई, पानी तो सब तरफ भागेगा, लेकिन हम सिर्फ वो वाला पोर्शन देखते हैं जो क्रॉस सेक्शन एरिया के सामने जो प्रोजेक्ट हो रहा है। आ रही है बात समझ? Yes. हम इतने एरिया पे काम करके यस आते हैं, सर। इतने एरिया पे निकालने का मतलब है ये लेंथ है और ये A है, इसलिए हम वॉल्यूम को A×L लिख देते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें इस तरीके की। कर लोगे क्या ये, यस और नो? यस सर।
कितना फोर्स एक्सर्ट करी, ये बात समझ आ गई। मोमेंटम की समय ये सारे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं। फॉर्मूला एक ही, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम ध्यान रखना डायरेक्शन वाइज लिया जाता है। अगर आप इस डायरेक्शन का पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेके लिया जाएगा। मोमेंटम डायरेक्शन वाइज होता है, ठीक है। यस सर। लिख लिया सभी ने? ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, इस पे सम मिलेंगे आपको एग्जाम में। नीट में इस पे सम्स आते हैं बहुत, रो एवी स्क्वायर पे। दोनों में से किसी का भी फोर्स पूछे आप तो बस ये याद रखना हमें रो एवी स्क्वायर लगाना है, ठीक है। यस सर। हो गया भाई यहाँ तक? सर तो फिर उस माइनस का काम ही क्या है जब रो ए वी स्क्वायर भी लगाना? डायरेक्शन है ना बेटा, डायरेक्शन तो डिफरेंट होना चाहिए ना। फोर्स ऑन जेट और फोर्स ऑन बॉल अपोजिट आना चाहिए, दिखना चाहिए आपको। यस सर। हाँ वो रिएक्शन में आप क्या पढ़ते हो, अगर F12 ऐसे तो माइनस का F21 होना चाहिए ना। पहली बॉडी ने दूसरे पे लगाया, दूसरी ने पहले पे लगाया, ऐसा Yes. पढ़ते हो ना रिलेशन, यस ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखिए, बुलेट प्लेट प्रॉब्लम भी आती है। बुलेट प्लेट प्रॉब्लम का क्या मीनिंग है, देखिए इस तरीके से आपको एक प्लेट दी जाएगी डिस्क टाइप में, ऐसे कोई प्लेट देंगे वो आप, ठीक है। ऐसे एक प्लेट होगी और इधर से बुलेट फायर हो रही होंगी। सपोज यहाँ से बुलेट जो है वो v वेलोसिटी से आती है, इसमें स्ट्राइक करने के बाद बाहर निकल जाती है। और वापस वो बाहर की तरफ v वेलोसिटी से आ जाती सर रिबाउंड हो रहा है मतलब। है। हाँ, रिबाउंड का केस है, केस समझ आ रहा है। उसके अंदर एम्बेडेड नहीं हो रही है, जाके वापस बाहर निकल, ठीक है। अब सुनिएगा, ये बोलेंगे आपको कि बुलेट ने कितना फोर्स लगाया, ये सारी बातें आपसे पूछी जाए तो एफ ऑफ बुलेट लगाने का फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, क्या? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। यस सर। यस सर। ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो नीचे की नेगेटिव माने, क्या? यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय डेल्टा टी। फाइनल मोमेंटम, फाइनल वाली वेलोसिटी नीचे की तरफ है क्या, तो माइनस एम वी लिख दूं क्या? ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव मान रहा हूं तो, यस और नो? इनिशियल यस वाली सर। प्लस ही रहेगी और नीचे टाइम तो आएगा। दोनों की वेलोसिटी सेम क्यों है? बोला हुआ है उसने, दे रखा है, रिबाउंड करके सेम आ रही, कोई भी लॉस नहीं हुआ इस तरीके से, ठीक है ना। डिस्क Okay, ने means- कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं करवाया, इसलिए वो सेम से रिबाउंड हो, ऐसा बोलेगा वो न्यूमेरिकल में। कोई और होगा तो कोई और रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मान लो Okay. 2 से गई 3 से आ गई, या 3 4 से गई 2 से आ रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2m और माइनस का 4m हो जाएगा। आ रही ना बात समझ? यस सर, वो M1 V1 बस V2 सीधा भाई लेना। m1 v1 माइनस m2 v2 कर लेना, ठीक है। mv2 करके, चलो ये Yes, बात sir. समझ आई। mv माइनस का mv यानी माइनस का 2mv बाय डेल्टा टी आ गया क्या, यस और नो? Yes, mv sir. और mv, और हमेशा ध्यान रखना जब भी रिबाउंड का केस होता है ना तो हमेशा डबल हो जाती है मोमेंटम। जो होता है ना चेंज इन मोमेंटम, वो ट्वाइस आता है हमेशा, हर केस में जब भी रिबाउंड का केस होगा, ठीक है। ये समझ आया, एक बुलेट का निकाला ये तो हमने। सर ये तो किसी एक अब बुलेट, क्वेश्चन में मेंशन किया कि नो लॉस इन एनर्जी, तो हमें ये वो नहीं, वेलोसिटी वो सेम। देगा ही कि रिबाउंड विद सेम स्पीड, वो ऐसा ही देगा लिखा ओके हुआ। ओके। अगर मान लो ऐसी n नंबर ऑफ बुलेट्स होती नीचे से, आप n नंबर ऑफ बुलेट्स को फायर कराते, तो बताओ टोटल मोमेंटम कितना होता, f टोटल बाय बुलेट कितना फोर्स होता? 2mv बाय डेल्टा टी इंटू n कर देते क्या? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ अपन, ठीक है। यस सर। n से मल्टीप्लाई कर देते ना भाई, एक बुलेट का फोर्स इतना है, n का कितना होता है, n मल्टीप्लाई बाय दिस, यस और नो? यस सर। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, f जो आएगा बाय बुलेट, उसका फॉर्मूला बनाते हैं, देखो n बाय डेल्टा टी, 2mv को अलग कर लिया,
2mv को अलग कर लिया, n by डेल्टा टी को अलग कर लिया। वो इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ये बनता है n into 2mv और n by डेल्टा टी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली दिया हुआ होता है, इसको हम बोल रहे हैं n, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम, क्या यस और नो? यस सर। यस सर। आपको न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम दिया हुआ रहता है। जब भी नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम दिया हुआ है तो हमें डायरेक्टली स्मॉल एन की फॉर्म में फॉर्मूला यूज करना है। क्या तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आएगा F इज इक्वल टू, आपको याद रख लेंगे 2mnv, ये ऐसा लिख लो, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है क्या? So sir, small n upon delta t है, right? n अपॉन डेल्टा टी नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम, ये डायरेक्टली दिया हुआ होगा स्मॉल n, तो हमें सीधा स्मॉल n को 2mv से मल्टीप्लाई कर, ठीक है? Yes sir. और अगर न्यूमेरिकल में डायरेक्टली नंबर ऑफ बुलेट्स दिए तो एक का मोमेंटम निकाल लोगे 2mv बाय डेल्टा टी से और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी बुलेट है उससे, यस और नो? Yes किसी भी sir. एक बुलेट का Yes. मोमेंटम निकाल के चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके उसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, वो n बुलेट्स का हो जाएगा, ठीक है? यस सर। लेकिन एग्जाम में या न्यूमेरिकल में आपको स्मॉल n गिवन होता है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम इतनी है कि मान लो इतने सेकंड में इतनी बुलेट फायर हुई, तो वो स्मॉल n की वैल्यू है, ठीक है ना? सर ये नेगेटिव क्यों नहीं हुआ ये एफ टोटल बाय हमने मैग्नीट्यूड निकाला है ना, वही तो बोल दिया मैंने। अच्छा मैग्नीट्यूड, सॉरी मैं देखा यही होगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव तो सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है? ओके। सर स्मॉल एन और बिग एन का क्या बताया था आपने? n नंबर ऑफ बुलेट्स है, स्मॉल n नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम है। यस सर। n बाय डेल्टा टी को लिख रहे हैं ना, यहाँ से पढ़ो तो सही, n बाय डेल्टा टी, n क्या है नंबर ऑफ बुलेट, t क्या टाइम, तो नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम को स्मॉल n बोल रहे हैं ना। यस सर। रिप्लेसमेंट तो देखो मैं किसको किससे बदल रहा हूँ, n बाय डेल्टा टी को स्मॉल n से बदल रहा हूँ, यानी नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम को मैं स्मॉल n लिख रहा हूँ। तो जब भी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम गिवन हो तो हमें डायरेक्टली n into 2mv करना है। आ रही है बात समझ? यस सर। यस सर। ये छोटे छोटे फैक्टर ध्यान रखना। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? Yes sir, writing. सर एक चीज मुझे पूछना था वापस, वो जो लिक्विड जो सिचुएशन आपने जो समझाया था उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा था? पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ इतना सा है, देखो आपको पता है जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है, जेट ने जो फोर्स लगाया वो माइनस ऑफ mv बाय डेल्टा टी आ रहा है क्या? यानी जो चेंज इन मोमेंटम है उसके अपोजिट आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम, जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन उसका नेगेटिव में फोर्स आ रहा है क्या? यस। तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन अगर इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, यानी जेट इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा क्या? यस। बात समझ आ रही है? और वॉल इस पर कितना एक्सर्ट करेगी, इतना करेगी ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई बहुत बड़ा रोल है ही नहीं, अभी आप जैसे ही आप एफबीडी बनाना सीखोगे अपने आप डायरेक्शन बनाने आ जाएंगे। आपको तो सिर्फ वही मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए, कितना फोर्स होगा वो पूछेगा आपसे, ओके 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 कहाँ होगा वो कोई नहीं पूछता, कितना होगा वो पूछा जाता है, ठीक है? ओके आई सी। खुद सोचो, कोई भी चीज इस पे इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक कर रही है लगातार, इस पे स्ट्राइक करती जा रही है, तो फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगा? वॉल के ऊपर ऐसे प्रेशर क्रिएट होगा। यस सर। यस। तो ऐसे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो वॉल इस पे इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है? यस इट ओबेज टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो मेरी बात सुनो, यानी बुलेट ने जो फोर्स लगाया है एफ ऑफ बुलेट कितना है, वो 2n mv है क्या? यस सर। यस और नो? यस सर। अब देखो आपको ये बात तो पता है ना, जैसे बुलेट इसके ऊपर फायर करेंगे n बुलेट्स, तो ये डिस्क थोड़ी सी ऐसे ऊपर नीचे होगी, कुछ ऐसे ऊपर उठेगी क्या? यस सर। यस सर। यस और नो? यस वाइब्रेट करेगा भाई वो। किसी भी चीज पे ऐसे स्ट्राइक मारते हो तो हल्की सी शिफ्ट होती है ना। यस यस सर। सर।
यस लेकिन वो बोल रहा है कि मान लो ये इक्विलिब्रियम में रहती है, क्या बोल दे वो वर्ड, क्या बोल दे कि डिस्क जो है वो किस में रह रही है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रहने का मतलब क्या, नेट फोर्स बैलेंस होनी चाहिए क्या, ऐसा बोलेगा वो, मेंशन करेगा, ध्यान रखना न्यूमेरिकल में हर एक बात आपको मिलेगी कि वो डिस्क इक्विलिब्रियम में रहती है। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है फोर्स बैलेंस होनी चाहिए क्या, यानी Yes, जिस पे sir. बुलेट ने लगाया है वो बैलेंस हो रहा होगा, डिस्क का मास होगा कुछ ना कुछ उसके mg से। यस सर। आ रही है बात समझ, यानी कि 2n mv को बैलेंस कर दोगे किससे, जो भी डिस्क का मास होगा उसके mg से। यहाँ से वो मास ऑफ वगैरह पूछ सकते हैं, डिस्क का मास कितना है, तो वो ये कॉन्सेप्ट लगा के आएगा। उन्होंने लैंग्वेज में लिखा होगा कि डिस्क इक्विलिब्रियम में रहती है। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब समझ रहे हो आप, ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि जो बुलेट फोर्स लगा रही है उसको कोई झेलने वाला है, यस और नो, यस सर। यस वो झेलने वाला कौन होगा, उसका mg। आ रही है ना समझ, यस यानी कोई डिस्क पे नीचे से लगातार मारते जा रहा है, ऐसे डिस्क थी उस पे कोई लगातार ऐसे नीचे से मारता जा रहा है, ये एन बुलेट्स इस पे ऐसे मारती जा रही है ना लगातार, सोचो, यस सर। लेकिन फिर भी डिस्क कहीं नहीं मूव कर रही। तो डिस्क अगर कहीं भी मूव नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है, इसको कोई नीचे से ऐसे खींच के रखा हुआ है क्या, ऐसा मान सकते हैं हम प्रैक्टिकली, का वेट इक्वल है इसके इसको force किसी ने ऐसे खींच के रखा हुआ है और इस पे ऊपर की तरफ बुलेट लगा रही है, तो इसको कोई ऐसे खींच रहा है, यहाँ से इसने इसको ऐसे खींच रखा है। आ रही है ना बात समझ, सर। तो इस केस में इसका वेट ही ये फोर्स के इक्वल हो गया। वेट इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। हमें तो लॉजिक ये समझना है ना कि भाई डिस्क अगर मूव ही नहीं कर रही है यानी ऊपर नीचे नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आया उसको काउंटर करने वाला कोई तो होगा, यस बैलेंस और वो फोर्स कोई होगा क्या, mg होगा। इस डिस्क का खुद का सेल्फ वेट इसको बैलेंस कर दे रहा है। ऐसा होता है ना, देखो अगर मैं आपसे बोलूं एक कार्डबोर्ड है आपके पास, सुनना ढंग से, एक कार्डबोर्ड है और एक आपके पास मेटेलिक प्लेट है। कार्डबोर्ड पे अगर आप रबड़ थ्रो करते हो यहाँ से तो कार्डबोर्ड शिफ्ट होगा क्या थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे, यस और नो, यस सर। यस लेकिन यही अगर आप मेटल प्लेट पे करोगे तो हो सकता है ना रिबाउंड करके बाहर आ जाए, मेटल प्लेट वहीं की वहीं फिक्स रहे, होता है Yes, ऐसा, Yes, sir. यस अब पॉसिबल है। इसका मतलब है मेटल प्लेट हैवी है, आपको भी तो फील आ रहा है कि ये हैवी है और ये हल्की है, फील आ रहा है ना ऐसा, Yes, sir. तो ये समझ आ गया आपको कौन बैलेंस कैसे कर रहा होगा, ठीक है क्या, यस यानी उसका Can you सेल्फ zoom वेट out? जो होगा वो नेट फोर्स को बैलेंस कर जा रहा होगा। तो लैंग्वेज में पढ़ लेना, लिखा हुआ होगा कि ये जो डिस्क है हमारी ये इक्विलिब्रियम में रहती है। इक्विलिब्रियम का मतलब है जितना भी नेट फोर्स बुलेट लगा रही होंगी उनको बैलेंस इसका mg कर रहा होगा। तो यहाँ से आपसे m वगैरह पूछते हैं, डिस्क का मास कितना रहा होगा, ठीक है भाई। सबको बात समझ आ गई, कैपिटल M लिखना है, स्मॉल m बुलेट का मास मानना है, ठीक है। हेलो या मान सर। लो ऐसा दे देते हैं, स्मॉल m की वैल्यू पूछ लेंगे, बुलेट का मास कितना रहेगा अगर डिस्क का मास इतना है, तो इसी रिलेशन से निकलेगा, Yes, sir. ठीक है। यस कोई डाउट किसी को, No, sir. सर वो इक्विलिब्रियम वाला Can you पार्ट zoom- फिर से बता सकते हो, zoom out? मेरा वाईफाई वीक है इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये देखो, ऐसे कोई डिस्क है, इस पे आप नीचे से बुलेट फायर करते जा रहे हो, है ना, प्रैक्टिकली सोचना, क्योंकि अब टॉपिक सारे ऐसे हैं, काइनेमेटिक जैसे टॉपिक नहीं है, अब सारे टॉपिक अच्छे हैं। ऐसे बुलेट इस पे लगातार फायर करते जा रहे हो, फायर करोगे तो आपको ही पता है डिस्क ऐसे कुछ ऊपर होने के चांसेस है या नहीं है, यस सर। होंगे ना, जिस तरफ से आप मार रहे हो ऐसे, या तो ऐसे भी ऊपर हो सकती है कहीं भी, यानी किसी डायरेक्शन में तो फ्लक्चुएट करेगी है ऊपर नीचे, यस और नो। यस सर। हम कह रहे हैं कि डिस्क अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रही, यानी इक्विलिब्रियम में बनी हुई। अब आपको ये तो पता है सारी बुलेट का मिलके ऊपर की तरफ फोर्स 2n mv तो आ ही रहा है ना, सारी बुलेट इस पे फोर्स ये तो लगा ही रही है, यस सर। और फिर भी डिस्क हिल नहीं रही है, इसका मतलब है इसको कोई फोर्स बैलेंस तो कर रहा होगा ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। हाँ यस सर। नेट फोर्स जीरो कब बना होगा, जब इसके ऊपर नीचे इसका mg एक्ट किया होगा, ओके सर। यानी 2n mv को बैलेंस कर दिया इसके वेट ने, mg ने, इसके mg ने इसको बैलेंस कर दिया, इसलिए ये डिस्क अब इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया एक तरीके से, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर देगा तो नेट फोर्स जीरो है ना, इक्विलिब्रियम में हाँ चीज, सर ठीक है। और 2n mv का m और ये mg का m दोनों सेम होगा ना। अलग है ना, स्मॉल m तो बुलेट का है और कैपिटल M डिस्क का ले रहे हैं हम, या हाँ। प्लेट का ले रहे हैं, बात समझ आ रही है। हाँ हाँ मैं कंफ्यूज हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो इसको प्लेट का वेट बैलेंस करेगा ना, बुलेट तो फोर्स लगा रही है, बुलेट का फोर्स तो आ गया जितना था, उसको बैलेंस इसका प्लेट का
वेट करेगा, प्लेट का वेट mg होगा, कैपिटल mg, ठीक है। ओके सर। तो इस फॉर्मूले बेस्ड बहुत सारे सम होंगे, 2n mv = mg पे बेस्ड, लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा इक्विलिब्रियम, और आपसे क्या क्या पूछ सकता है, स्मॉल m की वैल्यू बताओ, बुलेट की वैल्यू बताओ, मास का बताओ कितना क्या होगा, सब कुछ गिवन होगा, तो mg/2nv करना होगा, ठीक है। यस सर समझ। समझ आई भाई सभी को बात? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। सिंपल सिंपल से फॉर्मूले है, सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम है। सर कैन यू जूम आउट? इसकी अभी मैं थ्योरी डिटेल में लिखवा रहा हूँ, सारी बातें है ना, यहाँ से सभी को समझ तो आ गया, वाटर जेट प्रॉब्लम वगैरह कोई दिक्कत? सर हाँ जी। ऐसे प्रॉब्लम में ऑलवेज वो v कांस्टेंट ही रहेगा, अगर बाय चांस कम हुआ ऐसा तो उसके लिए अलग से कुछ है वैसा करना इसके पड़ेगा। लिए फिर वर्क एनर्जी थ्योरम बनी है, वो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, वर्क पावर एनर्जी ना। ओके सर। उसमें हम क्या करते हैं, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करते हैं। यस सर। वो डिफरेंट टाइप के सम्स हो जाते हैं। उसमें ऐसा भी होता है कि बुलेट एम्बेडेड रह गई, बुलेट अगर एम्बेडेड रह गई तो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी 0 मार दोगे, इसी केस में मान लो यस सर। बुलेट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अगर इसी के अंदर एम्बेडेड रह जाती है तो बोलो। यस सर। तो फाइनल वेलोसिटी जैसे 0 मारोगे तो हमारा जो फोर्स होगा वो mv/Δt होगा सिर्फ, यस। 2 का फैक्टर गायब हो जाएगा ना सब में से। यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है बुलेट आई और उसके अंदर ही एम्बेडेड हो गई, मान लो स्पंज का होता है ये कुछ ऐसा, या क्रॉस नहीं कर पाता, इसके अंदर आके इसी के अंदर रुक जाती, एम्बेडेड हो जाती, फिर पता है क्या होता, लेकिन फिर लफड़ा ही हो जाता कि जो आप mg बैलेंस करते ना वो mg से बैलेंस नहीं कर पाते फिर आप, है ना, फिर ये इक्विलिब्रियम नहीं बैठ पाता, क्योंकि वेट बढ़ जाता ना, बुलेट के मास भी अंदर आते जा रहे हैं। यस सर। यस सर। ठीक है भाई, लिखा सभी ने? डन सर। चलिए, तो हमने मोमेंटम की बात कर ली थी, तो कुछ की पॉइंट्स लिखिए या इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिखिए। नंबर 1 पॉइंट, किसी को डाउट है यहाँ तक? अभी और क्लियर हो जाएगा, देखो। फर्स्ट पॉइंट लिखना, अब पता चीजें बहुत है एक्चुअल में, क्या है सीक्वेंस गलत है या कुछ भी मान लो जैसा है वो ठीक है, सब लोग बोलते हैं F = ma होता है, F = ma, फोर्स = ma होता ही नहीं है, ये न्यूटन साहब ने कहा था ना ma, ये फोर्स उसने ma नहीं कहा था, लोगों ने गलत मान लिया है कि फोर्स ma होता है, फोर्स ma नहीं होता है, ma तो एक जनरल इक्वेशन है, जैसे मैं बोलूं m × v, m × v², m × v³, जैसे m को v से मल्टीप्लाई करते हो, m को v² से मल्टीप्लाई करते हो, m को v³ से मल्टीप्लाई करते हो, वैसे सिंपल m × एक्सेलरेशन कुछ हो रहा है, यानी उन्होंने फोर्स की कैलकुलेशन करी थी मास × एक्सेलरेशन, उन्होंने ये नहीं बोला था फोर्स ma के बराबर होता है, अगर ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं ना तो हम गलत होते हैं, फोर्स ma के बराबर होता है, फोर्स ma के बराबर नहीं होता है, फॉर कैलकुलेशन जैसे सिंपल एक मास के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई होती है, वैसे ही सिंपल एक मास के साथ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई होके फोर्स दे रहा है, आ रही है बात समझ? यस। तो तो ऐसी फिर बहुत हम लोग चीजें को हैं। ये अब तक सर पढ़ाया क्यों समझा जाता है नहीं। ऐसा? मींस पढ़ाया तो ये आता है ना, क्योंकि काम इसी से होता है, न्यूमेरिकल इसी से होते हैं सॉल्व, आ रही है बात समझ? सर एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर क्या है? मींस वो ये है तो एक्सेलरेशन ही, जैसे v वेलोसिटी होती है क्वांटिटी, लेकिन फोर्स = ma नहीं बोलते हम ऐसा बोलते हैं, स्टेटमेंट हमारा ये होता है, सब लोग यही बोलते हैं फोर्स ma के इक्वल है, फोर्स ma के इक्वल नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए कि कोई क्वांटिटी है मास, कोई क्वांटिटी एक्सेलरेशन, इसको मल्टीप्लाई करने पर फोर्स आता है, होता नहीं है वो, आता है, आ रही है बात समझ? मास को एक्सेलरेशन से Yes. मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो एक्चुअल में न्यूमेरिकली फोर्स आता है पर वो एक्चुअली है नहीं। एक्चुअल में ऐसा कहना गलत है कि फोर्स ma के बराबर होता है, ऐसा जरूर थोड़ा ना है, फिर तो हर जगह डेफिनेशन बदलेंगे, फोर्स mg के बराबर भी तो होता है। यस सर। तो यहाँ पर क्या है, मास के साथ g मल्टीप्लाई होके हमें फोर्स की कैलकुलेशन दे रहा है, तो ऐसे बहुत कन्वेंशनली बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, लेकिन हमारा काम इन्हीं से होता है, इसलिए हम यही बोलते हुए आते हैं, ठीक है ना। उनको पढ़ाने के लिए कम से कम 2 महीने चाहिए NLM को ढंग से उस लेवल पे तैयार करने के लिए, जिनसे आप सर थोड़ा सा सर थ्योरेटिकल चीजें सीख। वैसे देखा जाए तो फिर न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार ये जो बोला गया ये इक्वेशन भी नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला है। हाँ प्रपोर्शन है वो, उसने रिलेशन दिया था, एक्चुअल में क्या था, उस टाइम पर कोई कैलकुलेशन कर नहीं पा रहा था ना, उस टाइम पर कोई कैलकुलेशन कर नहीं पा रहा था, कोई भी m मास की बॉडी चलती हुई थी, उसकी कैलकुलेशन नहीं बता पा रहे थे लोग, उसकी कैलकुलेशन किसने दे दी? न्यूटन साहब ने दी थी, किसी m मास को किसी स्ट्रिंग से खींच रहे हैं,
उस टाइम पे कोई ऐसा साइंटिस्ट था ही नहीं कि जो बता पाए कि इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ब्लॉक आगे शिफ्ट हो जाए। तो उसकी लेटर कैलकुलेशन करने मालूम के लिए पड़ा न्यूटन कि बैठ बैठ के टूल लगाते रहते थे कि यार अच्छा इतना मास है, अच्छा इसका इतना एक्सेलेरेशन है, तो उन्होंने गलती से एम को ए से मल्टीप्लाई किया तो उन्हें क्या मिल गया, यार इतना फोर्स चाहिएगा। तो एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी उन्होंने, ठीक है। पर टेक्निकली सर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ये भी स्टेट करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से प्रोपोर्शन है, ना हाँ कि एक्सेलरेशन से। तो वही ये एक हमने और लिखा बात था हो ना। गया। हाँ सेकंड लॉ हमने वही लिखा था ना, एफ जो होता है वो डीपी बाई डी है, एम ए नहीं है। डीपी बाई डी से जब हमने प्रूफ किया तो आगे एफ से एम ए ड्राइव हुआ है। आ रही है बात समझ? यस एग्जैक्टली सर, तो बात लॉ ये है तो कि ये हमें तो ये फोर्स एक्चुअली डीपी बाय लॉ डीटी तो बोल ये सकते हैं। लॉ तो ये था कि फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के इक्वल होता है, लेकिन उससे ड्राइव एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाता है। तो ये तो सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, एम इन टू ए, ये फोर्स थोड़ी ना टेक्निकली है। ये हम न्यूटन लोग ने जो तो यूज कर रहे हैं ये वो डिराइव्ड है फर्दर ड्राइव, डेरिवेशन के बाद करके आया है ये सब। हमें पता है फर्दर इसका एक तरीके से मीनिंग तो यही है ना, डीपी बाई डी। मैक्स में दो चीज रिलेट हो जाती है ना भाई, एक्स इज इक्वल टू वाई बोलू या वाई इज इक्वल टू एक्स बोलू, मीनिंग सेम ही है ना। लेकिन यस मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे कि भाई एक्स इक्वल टू वाई के, लेकिन आपने बोला कि नहीं सर वाई भी एक्स के इक्वल है, तो ये ड्राइव्ड हो गया ना, लेकिन है तो दोनों सेम ही चीज। यस वैसे ही इनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट तो सेम है, लेकिन डिफाइंड सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी है, ठीक है, उससे हमें प्रूफ होता है। यस बहुत सारी ऐसे कंट्रोवर्सी वाली चीजें हैं जिसमें फंसा देते हैं बहुत लोग। वो तो अब है। आपको तो सिलेक्शन से मतलब है। डिफाइंस फोर्स, एरोडोव करके एक बुक आती है और एक बीएम शर्मा करके बुक आती है आईआईटी की। यस सर। उन्होंने उन्होंने आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले से है ना एक सॉल्यूशन गलत ही दिया हुआ है, एक उसमें चार्ज वाला क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन गलत ही दिया हुआ है कि चार्ज आपस में पास आते जा रहे हैं और इन पे से चार्ज है वो लीक होता जा रहा है, ऐसा एक सम है। उस सम्स को उन्होंने अभी तक ही गलत दिया हुआ है। एक्चुअल में क्या उन्होंने सीधा ये कर दिया है, स्ट्रिंग के साथ कोई भी चार्ज पार्टिकल वो इधर अप्रोच कर रहा है वी वेलोसिटी से। अब आपको पता है कोई भी चीज अगर वी वेलोसिटी से एक्ट करती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लगता है ना भाई। यस कोई है रोटेटिंग तो कोई सर्कुलर सब्सटेंस। पार्ट, किसी आर्क का ही पार्ट है ना वो। मोशन एक तरीके से यस सर्कुलर वाला ही है ना उसका, है तो किसी आर्क में ही वो मूव करता हुआ। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से वो सीधा इसी जगह पर आ गया, कुछ तो आर्क बनाता हुआ आएगा। आर्क बनाता हुआ यस आएगा मतलब सर्कुलर मोशन का पार्ट है, और उन्होंने इस फोर्स को कंसिडर ही नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी गलती है अपने आप में, लेकिन 18-19 साल से यही चल रही है, बच्चे भी यही पढ़ के जाते सर फिर तो ये तो सर हम बहुत लोग गड़बड़ है। फिजिक्स के लिए कोई रेफरेंस लेने की जरूरत है क्या? नहीं रे, बहुत है, इतना जो करा रहा हूँ वो खुद ही रेफरेंस है, मेरे को रेफरेंस मान लो आप बस। यस सर, हाँ मतलब सर देखा है। मॉड्यूल और आपके नोट्स को छोड़ के कोई दूसरी बुक की? बहुत है बस, बहुत है, ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। एग्जाम में बैठोगे जब पता लगेंगी चीजें, जब जरूरत होगी ना मैं अपने आप बता दूंगा आपको सर क्या करना है। एग्जाम में तो मतलब जब जाए तो नोट्स ही पढ़ के चले जाए ना सर। नोट्स पढ़ के जाओ और बस आपके मॉड्यूल बार बार रिवाइज होने चाहिए अच्छे से। मॉड्यूल के सम को मतलब बार बार रिवाइज करते रहना। मॉड्यूल के सम से प्रैक्टिस करनी है, बार बार याद नहीं रखने उनको। एग्जाम में होता है ऐसा, मॉड्यूल के सम डायरेक्ट आ जाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, बेसिकली मैंने पहले ही कहा था आपको, डेफिनेशन ये एक तरीके की, यस और नो। यस न्यूटन का फर्स्ट लॉ डेफिनेशन था फोर्स की, जबकि सेकंड लॉ क्या था, उस फोर्स की वैल्यू निकालना बता रहा था। यस तो सर। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो डिफाइन करता है फोर्स को, और सेकंड लॉ डिफाइन करता है उसकी यूनिट वगैरह को, कैसे हम मेजर करते हैं वो सब बताता है ना। डायमेंशन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, वो सब बताएगा ना। जब फॉर्मूला ही आ चुका है तो सब चीज ड्राइव हो गई ना, डायमेंशन भी बन जाएगा, मैग्नीट्यूड भी पता लगेगा, ठीक है। तो ऐसा डिफाइन हुआ कि जो यूनिट ऑफ फोर्स है, सेकंड पॉइंट ना, वो यूनिट ऑफ मास इसी के साथ लिख देना, यूनिट ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल हुई क्या। मास की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, ये 1 न्यूटन के इक्वल है। जनरल यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है भाई। ये देख रहे हो आप, ये नाम उस टाइम पे न्यूटन ने ड्राइव किया ना। ये क्यों पड़ी न्यूटन यूनिट, ये भी सोचो आप, क्योंकि उसने बोला कि भाई एम को ए से मल्टीप्लाई करने पर फोर्स मिल रहा है। तो ये ड्राइव किसने किया, न्यूटन ने बोला ना।
न्यूटन ने बोला ना भाई ये यस सर। एम को इससे मल्टीप्लाई करो तो फोर्स मिलेगा, ये न्यूटन ने कहा। न्यूटन ने ये नहीं कहा फोर्स एम इक्वल होता है, उसने तो कहा कि भाई कोई मास क्वांटिटी कोई एक्सेलरेशन क्वांटिटी, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फोर्स मिल जाता है। आ रही है बात समझ? तो उस टाइम पर कौन था? न्यूटन ने इसको ड्राइव किया, इसलिए उसने अपना नाम लगाया यूनिट के आगे। आ रही है ना बात समझ? Yes, उस टाइम sir. पे आप लोग और Yes. हम लोग होते तो हमारा नाम लगता, लेकिन वो प्राउडली न्यूटन ने प्रूफ किया है। अगर न्यूटन 10 साल और जी जाता ना तो सारे साइंटिस्ट खत्म हो जाते, आर्किमिडीज किसी का नाम ही नहीं आने देता वो। इसलिए न्यूटन पूरी 11th में लास्ट तक चलेगा, देखना आप, लास्ट तक 11th के पूरे चैप्टर तक न्यूटन अपना पीछा नहीं छोड़ेगा। इवन ऑप्टिक्स में भी न्यूटन आएगा। यस लेकिन ऑप्टिक्स में तो बहुत थोड़ा सा है ना न्यूटन का, खाली तो है, लेकिन वो कूद तो गया ना। सोचो सरी, उस बंदे ने वहां भी जाके सोचा। थोड़ा क्या होता है, कोई भी थोड़ा जगह हमारी छोड़ा वजह से नहीं। टॉपिक से हटके किसी टॉपिक। टॉपिक हमने उतना पढ़ा है, हमने उतना पढ़ा है, लेकिन वो डिटेल में तो गया ही होगा ना उसकी। सोचो हमने जो पढ़ा है ना, हम उसको उस फॉर्मूले से दूर भागते हैं, क्योंकि उसने वो ऑप्टिक्स में वो फॉर्मूला ही ऐसा दे दिया था कि वो वही हालत खराब कर देता है। सोचते बहुत थे वो। न्यूटन बहुत अलग लेवल आदमी था। न्यूटन ने इसमें थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री मार दी थी, यस कूलिंग लॉ बना दिया था, जिसपे रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं। फ्रिज चल रहे हैं ना, फ्रिज। यस रेफ्रिजरेटर में ये ऊपर क्यों लगाते हैं? रेफ्रिजरेटर में ऊपर होता है ना फ्रीजर, उसको नीचे क्यों Yes, नहीं sir. लगाते? ये सारी चीजें ना न्यूटन्स का कूलिंग लॉ, ये आया था थर्मोडायनेमिक्स में। सर पर अब तो ऐसे भी आ गए ना जिसमें नीचे लगाते हैं। हाँ, जिसमें नीचे है वैसे भी आ गया हाँ, है। कुछ सर, भी है। वो तो इन्वेंट टाइम के साथ होते हैं ना, तो वहाँ टेक्नोलॉजी उल्टी होगी, उनके कंप्रेसर ऊपर रहते सर बोलते हैं कि आ गया उल्टे फ्रिज को सीधा करने के लिए। हाँ वो हाँ, actual वैसा में क्या है? रोटेशन आता है। उसमें लॉजिक यही है कि जब फ्रीजर ऊपर होता है तो नीचे की तरफ हमारी कंप्रेसिव गैस रहती है, गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ, वो सारे यस लॉजिक वहाँ पे। सर। अब अगर उन्होंने फ्रीजर नीचे कर दिया तो इसका मतलब कंफर्म है ऊपर की तरफ उन्होंने इसका पूरा का पूरा पीछे कंप्रेसर लगाया होगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूटन नहीं था। हाँ, ओके लेकिन न्यूटन आ गया था। पता है कहाँ आ गया था? जैसे चार्ज थर्मोडायनेमिक्स। को हम हवा में कर रहे थे ना, न्यूटन ने कहा इसको पानी में Yes. डाल के करो, तो उसने फिर यहाँ पर अपथ्रस्ट वगैरह, फोर्स ऑफ बायंसी वगैरह ये सब लगा के काम चालू कर दिया। तो न्यूटन हर जगह है, दुनिया में हर जगह न्यूटन है। और दिक्कत पता है क्या है? किसी ना किसी एक दिन जाके ये फ्लॉप होगी थ्योरी, क्योंकि न्यूटन ने सब चीज मान के करी थी। आ रही ना बात समझ? Yes, sir. हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो हम अभी कन्वेंशन पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर में हाँ, कोई ये है, ऑब्जेक्शन बिल्कुल आया है। है। सोचो न्यूटन ने ये कह दिया कि मास को एक्सेलरेशन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे फोर्स मिल रहा है, वो उसने माना है ना उस टाइम पे। सोचो, यस सर, हाइपोथेसिस टाइप। अब हो सकता है ये मानी हुई चीज ही गलत हो, और पूरी दुनिया इस पे जाके पूरी रिसर्च कर चुकी है, तो कहीं पर जाके ये चीज एकदम से कबाड़ा भी कर सकती है। क्योंकि न्यूटन ने उस टाइम पर वो एक इकलौता था जिसको सारी चीजें आती थी, उसको मैथ्स भी आती थी। अकेला बंदा है जिसने पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी, 3.1444 के आगे भी चलती है, अप टू पर कितने पूरा भी एंड डेसिमल। तक की थी क्या? समझ आ रही है बात? पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 हम लेते हैं, लेकिन उसने तो बंदे ने सर इसके उसके बाद आगे भी है। इसके आगे कम से कम 300 या 400 डेसिमल तक और बता दी थी वैल्यू। सर, ये यानी तो पाई साइंटिस्ट थे, लेकिन वो खुद ही पाई की वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं सिखा पाए। उसको भी न्यूटन ने सिखा दिया कि पाई की वैल्यू ऐसे आएगी। तो सोच रहे हो मैथ्स में जो आप पाई की वैल्यू लेके काम करते हैं ना, वो भी न्यूटन है। बहुत बड़े लेवल का आदमी था, हर जगह कूद जाता था और जगह अपनी थ्योरी से सेट कर देता था लोगों को। टेक्निकली हिस्ट्री में जितने सारे साइंटिस्ट हुए हैं जो रिनाउंड है वो उन्होंने बहुत कुछ किया है। सबसे जो सोवर और सबसे जो अच्छा साइंटिस्ट था ना, जिसको लोगों ने ज्यादा माना नहीं उस टाइम पे, वो था लेंज और फेराडे। लेंज लॉ, फेराडे लॉ पढ़ते हैं आगे जाके। तो लेंज Yes, करके sir. साइंटिस्ट और Yes, sir. फेराडे नाम करके सुना साइंटिस्ट है। है ना। फेराडे साइंटिस्ट को लोगों ने भाव नहीं दिया, लेकिन फेराडे बहुत तगड़ा साइंटिस्ट था, तभी उसके नाम पे यूनिट भी चलती है फेरेट, कैपेसिटर की। सर ऐसा ही उनके और साथ माइकल हुआ था, फैराडे। ग्रेगर मेंडल। तो एक फैराडे के जैसा भी कुछ करना। और उसके बाद एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। यस ये बंदा अल्टीमेट था। इस बंदे ने हम लोगों को इंटरनेट दिया, ये मान लो आप, जो आज हम नेट चला पा रहे हैं ना, यस सर। वायरलेस की जितनी। हाँ Yes, बोलिए। सर वो मैक्सवेल स्क्रू वाला, वो वाला मैक्सवेल। नहीं, मैक्सवेल अपने यहाँ का अलग साइंटिस्ट है, एक मैक्सवेल साइंटिस्ट। तो जो मैक्सवेल साइंटिस्ट है ना, इन्होंने पूरी ईएम वेव की जनरेशन कर दी। ईएम वेव जो कि कम्युनिकेशन में काम आती, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझा गए ये।
और सबसे छोटा चैप्टर है 12th का, यानी सबसे कम शब्दों में सबसे ज्यादा बातें जिस पे दुनिया आज काम कर रही है, ऑप्टिकल फाइबर। वो सारी रिसर्च है ना जो वो मैक्सवेल साहब करके गए। इसके बाद अभी जो काम चल रहा है वो टेस्ला का चल रहा है, आपने सुना होगा टेस्ला जो कंपनी है। यस सर, यस सर। यस टेस्ला भी मैग्नेट के लिए था, इसलिए उसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए अपनी यूनिट बना दी टेस्ला। यस मैग्नेटिक यस फील्ड की Yes, यूनिट sir. होती है वो टेस्ला में होती है। तो वो यही है, उसने पूरे मैग्नेट के अंदर रिसर्च करी थी टेस्ला ने, इसलिए अभी सारा का सारा काम टेस्ला कॉइल पे चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये सब जो भी आने वाले। सिर्फ टेस्ला भी मैग्नेटिक बताया फील्ड यूज कर, चीजों का एक्सपेरिमेंट आज हो रहा है ना। क्या टेस्ला ने जो उस समय बताया था उन सबको पढ़ पढ़ के लोग आज इन्वेंशन मारते हैं। वही तो है अपने यहाँ पर अभी स्टीफन हॉकिंस वगैरह जो डेथ हुई थी, यस बंदा उन्होंने black- ब्लैक Yes, होल sir. डिस्कवर किया था। अब ब्लैक होल की वो कहानी दे के छोड़ गए, अभी किसी को नहीं पता कहाँ है। हाँ उन्होंने discover- हाँ लेकिन जिनको मालूम होगा वो तो Scientist गुजर चुके हैं। उनको पता थी, साइंटिस्ट सिर्फ बोल के चल जाते हैं, उसके बाद हालत खराब हो जाती है लोगों की। जैसा उनका एक फिर हाइपोथेसिस उनके था, वो उनने जो दिया कुछ उसके बाद टाइम में सोच पहले सोच के प्रूव हुआ था, जो उन्होंने 50 इयर्स पहले दिया था। सर उन्होंने गॉड्स पार्टिकल भी ढूंढा था ना। हाँ आप सभी लोगों ने, वैसे तो एक मूवी भी है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, इंसेप्शन करके शायद मूवी है ना एक, शायद सुना है मैं। नाम एक- सुना है। एक मूवी है इंसेप्शन करके, देखना आप। सर इंटरस्टेलर। सर किसके आया में इंसेप्शन? इंसेप्शन एक मूवी है यार, उसका किसके बारे पता में? नहीं कौन। वो एक बार मूवी देखना, आपको समझ ही नहीं आएगी, वो सिंगल टाइम में मूवी। उसने ऐसा बता दिया कि जो सपनों का शहर होता है ना अपने अंदर, यस सर। तो हम सपने में अपनी दुनिया देखते हैं, अपनी दुनिया में हम कैसी भी बिल्डिंग मान लेते, कैसा भी क्या है, तो वो यही काम करता था। वो मूवी एक बार में समझ ही नहीं आई, उसको खुद को नहीं आई थी, जिसने बनाई ना वो मूवी, उसको भी वापस जब उसने पूरी मूवी को देखा तो उसको समझ नहीं आया कि मैंने क्या बना दिया। लेकिन वो मूवी देखना, अल्टीमेट मूवी है इंसेप्शन, आप कौन सी? कहीं देखना, इंसेप्शन करके मूवी है। सर वो चैट में उसकी स्पेलिंग करना। इंसेप्शन मूवी आप एक बार देखना, 2010 की मूवी है ये, देखिए बहुत गजब मूवी है। बंदा सपनों के शहर में क्या क्या कर देता है, देख सपनों के अंदर जो लोग सोचते हैं ना, तुम्हारा एक का सपना दूसरे को दे देता है, उसको फिर सोचने में मजबूर कर देता है। गजब मूवी है, समझ नहीं आएगी एक दो बार में, तो मुझे भी नहीं आई थी। एक डायन जो होता है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सीजीएस यूनिट होती है, और हमें इसके कन्वर्जन भी पता है, न्यूटन और डायन में रिलेशन भी पता है, ठीक है। आपको डायमेंशन भी पता है क्या फोर्स की? डायमेंशन क्या होती है? m1 l1 t-2, ठीक है। बहुत ऐसी चीजें हैं दुनिया में, तो चलती रहेंगी। आगे देखिए, इफ अ पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली, इसका मतलब क्या? यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? यस और नो? यस अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, वो कितना आएगा? जीरो। जीरो। जीरो आने का मतलब क्या है? जो आप f इज इक्वल टू ma लगाते हो, तो यानी f नेट भी जीरो हो गया क्या? जीरो बोलो या नल Yes. वेक्टर बोलो, एक ही बात है ना। वेक्टर फॉर्म में बोलो तो नल वेक्टर बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी क्या? यस सर। अगर बाहर Yes. से फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी जैसे मूव करी वैसे मूव करती रहेगी। तो ये Yes. न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि नहीं था? बोलो। Yes. यस सर। तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ ड्राइव हो रहा है क्या? लिख देना, इट मींस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो आप तो बायो में रिसर्च करना, आप लोगों के काम आएगा आगे। बायो में और क्या भाई, जो कोरोना की दवाई ढूंढ देगा बढ़िया तरीके से, वो कितना पूछा जाएगा सोचो। और कोरोना तब तक चलेगा जब तक हम मतलब रिसर्चर बन जाएंगे। अब पता नहीं मुझे कब तक चलेगा यार। अच्छा, वैसे वायरस जाते तो है नहीं दुनिया से।
सर हमसे पहले ढूंढ लेंगे वैसे तो। कोरोना वायरस को हटाने के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाते हैं लोग कभी भी। यही है। अभी तक कोई, अभी ने इंडिया की भी जो वैक्सीन है वो भी सिर्फ 6-7 महीने के लिए बूस्टर है एक तरीके का। हाँ सर, अभी डेल्टा प्लस पे तो मुश्किल से 33 नहीं 30% ही वैलिड है ना। मुंबई में चल रहा है ना डेल्टा प्लस? यस सर। बहुत बढ़ रहा है। अरे यार ये खुलने नहीं देंगे सेंटर यार। हाँ सर। सेंटर से याद आया, मैं मतलब लाइक एक दिन गया था सेंटर में और मालूम पड़ गया कि सेंटर बंद है। बोरीवली वैसा ही। वसई का तो बंद ही होगा, खुला थोड़ी ना किसी ने सेंटर। वसई का तो मुझे याद भी नहीं है, सेंटर बहुत पहले आया था मैं। और मैं डर खा गया था एक सेकंड के लिए वहां जाने के लिए, क्योंकि स्टेयर्स। सर आप कौन से सेंटर पे वो करते पढ़ाते? मैं अंधेरी में पढ़ाता था ज्यादातर, अंधेरी और कांदीवली। अभी वसई बोरीवली में में सेवा पढ़ाते दे हो? रहे हैं हम। अभी वसई में सेवा दे रहे हैं। सर वसई में आओगे ना सर, मतलब कौन पढ़ाने? सा बोरीवली? अभी तो यही है, अभी तो ऑनलाइन में तो यही बैचेस चल रहे हैं। ऑनलाइन में क्या है ना, मर्ज करके चल रही है ना क्लासेस, जैसे कांदीवली और अंधेरी की मर्ज होके चल रही है। और हमारा और बोरीवली का तुम्हारा और merge। बोरीवली का मर्ज है तो इसलिए काम हो रहा है ऐसा। अब ऑफलाइन में देखते हैं कैसे मैनेज होता है। टीचर लेकिन अलग हो इसका 12th में। मतलब ये है कि हम लोग को अलग होना पड़ेगा। 12th में तो अलग बनोगे ही ना यार आप लोग। प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी ना है ऐसे एक ही बैच में बैठा गया। वसई से बोरीवली क्यों ये होगा? तो आपने तो वसई है। एडमिशन, आपने वसई एडमिशन लिया तो आप वसई पढ़ोगे ना। हमें भागना पड़ेगा, ये है। हाँ आप वो तो वसई है। पढ़ाना, हाँ वसई। 12th में बैचेस डिवाइड हो जाएंगी। बिल्कुल 12th में आपके साथ फेज 3 भी मर्ज हो जाएगा। सिंगल बैच चलता है 12th में। लिखा भाई यहाँ तक? यस। सर Yes, फेज sir. 4 भी है ना? हाँ फेज 3 4 एक ही है वो। 4 क्या, वो तो 5 6 भी है। एंड तक आज तक बच्चे चल 7 रहे हैं तक उसमें। शायद से आपने एक दिन हमें बोला था। अरे वो जब बन रहा है वो नया फेज ही। आज भी बच्चा आएगा तो उसको उसी में बैठाएंगे 3 4 में। एक तो बिना पूछे बैठा देते हैं। वहां चल रही है और वेक्टर खत्म होने वाला है, बच्चों को कुछ हवा लगती नहीं है, बाद में कहता समझ नहीं आ रही है फिजिक्स। कैसे आएगी? बेसिक से समझ नहीं आएगा तो फिर साल तो खत्म हो गया समझो। क्या करें ना, पेरेंट्स को तो ये लगता है नहीं सर आज से पढ़ाओ, जबकि मैं बोलता हूँ बैकअप क्लास लगवाओ। नहीं, आज से पढ़ेगा हमारा बच्चा, बैठा दो भाई, हमें क्या है फिर। सर आपको ही तो परेशान करेगा ना बाद में। अरे बहुत, एक तो रोने लग गया था लिटरली। उसने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी रोते हुए। उसके पेरेंट कह रहा आपने सर इसको स्ट्रेस ला दिया, ये ला दिया। मैंने कहाँ से ला दिया? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। अब मुझे पता थोड़ी था नया बच्चा है, मैंने डांट दिया उसको। और डांटा भी क्यों यार? एक सिंपल चीज नहीं आ रही उसको, यही नहीं पता उसको, ऑप्टिमाइज करनी नहीं आ रही चीजों को। मैं बोल रहा हूँ तीसरा वेक्टर बाहर की तरफ है, उसको वही समझ नहीं आ रहा इतनी देर से। जबकि मैंने डायग्राम भी ऐसे बना दिया था उसके लिए 3D की। भाई देख, एक ऐसे तीसरा बाहर है तेरी तरफ आते हुए। कैमरा ऑन करके समझा दिया। और जब कैमरा बंद किया ना, जब भी चिल्ला के पूछा था कि अभी किसी को डाउट है, तो बोला कोई नहीं बोला। और जैसे ही मैंने कैमरा बंद कर दिया तो बोला सर वो बाहर वाला समझ नहीं आया। गुस्सा नहीं आएगा? यस तो सर। कैमरे में इमेजिन। चिल्ला के पूछ रहा हूँ, कैमरे में चिल्ला के पूछ रहा हूँ किसी को डाउट है क्या, ऑन करके वीडियो कोई दिक्कत है, बाहर कैसे आया, ये कैसे आया? नहीं। और अपडेट होना नहीं चाहते, क्योंकि अपडेट नहीं होगे तो उनको खुद सोचो काइनेमेटिक्स में कितने खतरे लेने पड़ेंगे। वो इस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रहे। सर वो क्या सोच रहे ट्रस्ट थे ही हालत नहीं होगा हुआ तो फिर उनका। काइनेमेटिक्स कैसे करेंगे वो? अब वही है ना, अब क्या कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स छोड़ो, पूरा फिजिक्स, पूरा हाँ। फिजिक्स वेक्टर्स का एक ही दीवाना है। अरे अगर वही वही कह रहा हूँ मैं, लेकिन है। यार पेरेंट्स अभी से ही कह रहे कि हमारा बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है वेक्टर में, तो काइनेमेटिक्स में तो मर ही जाएगा। कुछ कर तो नहीं सकते इसलिए। COLM क्या है? सर ये तो फिर भी ठीक है, वो जो कंजर्वेशन ऑफ टीचर्स लीनियर डेमो मोमेंटम। लेक्चर्स के लिए आते हैं स्कूल में, इनका तो क्या कह रहे हो? ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो टीचर्स डेमो लेक्चर के लिए आते हैं स्कूल में, हाँ स्कूल में उसमें परेशान कर देते ना हमारे शायद इधर एक असेंबली। बार हमारे इधर एक बार एक टीचर थे, वो आए पढ़ाने के लिए और बहुत अजीब तरह से पढ़ा रहे थे, बहुत हंसी आ रही थी सुन के। हम्म। तो उन वो वेवलेंथ को बेबलेंथ खिला रहे थे। अच्छा, हाँ मतलब उनका तब इंग्लिश फिर हम ज्यादा लोग अच्छा ने ना था। उनको बेबो बेबो करके ये बुलाना प्रॉब्लम चालू बहुत कर होता दिया। था। ये वो प्रॉब्लम आज से दोबारा पहले ऐसे ही बहुत कर होता रहे था। यहाँ भी कम से कम पता नहीं एक ही बैच में कितने टीचर चेंज हो जाते थे। ये बहुत होता था पहले।
कभी उसका समझ नहीं आ रहा, कभी फिजिक्स में तो मोस्टली नीट के अंदर टीचर टिक ही नहीं पाते थे, बहुत दिक्कत आती थी। आई सी। क्योंकि क्या है ना कि नहीं आती है समझ, आप कितना ही बोल लो बच्चे के नहीं घुसेगा दिमाग में, उसको न्यूमेरिकल करना सिखा दो आप। क्योंकि अब जब नहीं आ रहा है तो उसको उस अप्रोच से कराओ ना यार। आपको कुछ चीजें ऐसी डिफाइन करनी पड़ेंगी जिससे आप खुद भी सेफ रहो और बच्चे को भी काम हो जाए, नंबर आ जाए, सब कुछ हो जाए। उसको एट द एंड सिलेक्शन चाहिए, उसको नहीं मतलब है आपने कितनी परसेंटेज उसको फिजिक्स सिखा दी। क्योंकि वो जैसी नीट दे देगा उसके बाद वो फिजिक्स का पी भी नहीं याद रखना चाहता, वो बच्चे को ही पता है। नीट होने के बाद वो फिजिक्स का पी भी नहीं यस याद रखना एमबीबीएस में आ फिजिक्स तो जाएंगे उसके तो बाद फिर कोई आता ही नहीं है, मीन्स फर्स्ट क्या ईयर के है। बाद उनका पी भी नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पर चिल्ला फिल्ला के न्यूटन की सारी बातें आपको सिखा भी दूं, कितनी चीजें बता दूं, देखो उसने बहुत चीजें हैं यहाँ पर अभी देख लो कि 3 लेक्चर तो सिर्फ किसी चीज में बर्बाद हो सकते हैं न्यूटन के सारे लॉ को समझाने में। लेकिन क्या है कि उन पे टाइम बिगाड़ना ही बेकार है ना, क्यों मैं फालतू ज्ञान दूं, ऐसा है वैसा है। क्योंकि एट द एंड न्यूमेरिकल तो इसी से होंगे, मैं भी करवाऊंगा तो इसी से ही, तो समझाने का कोई सेंस निकलता नहीं। तो ठीक है, जैसा माना है उसने मान लिया, कर लिया सारी बातें। अब उसकी रिसर्च की थ्योरी समझाने का टाइम तब होता है जब आप बिल्कुल फ्री हो, कभी कोर्स हो गया तब थोड़ी कहानियां सुना दी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हर चैप्टर की। लेकिन वो कोई सेंस है नहीं ना तो अभी, इसलिए सिंपल जो काम है वो करते हैं। अच्छा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम बराबर हो जाए फाइनल मोमेंटम के। कोई भी चीज कंजर्वेशन, आपने एनर्जी कंजर्वेशन नाम सुना होगा ना, यस यस उसमें सर। लेकिन आप यस सर। एम तक डेफिनेशन ये पढ़ते होगे कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर, ये पढ़ते होगे आप डेफिनेशन। यस यस सर, बहुत बार। सिंपल रटी रटाई फॉर्मूला रहती है, ये डेफिनेशन हम सीधा लिखते हैं, जाके डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हो ना। यस सर। यस सर। यस एग्जैक्टली। अब से हमें क्या ध्यान रखना है, एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपने रिएक्शन भी केमिस्ट्री में देखा होगा, न्यूक्लियर वाली जो करवाते हैं सब लोग, है ना, क्रिप्टॉन वगैरह को लेके। तो उसमें भी होता है कि इनिशियल जो एनर्जी है और फाइनल जो एनर्जी रिएक्शन के बाद, वो एनर्जी बराबर रहती है क्या, यस सर। यस सर। उसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि आपका कोई भी किसी तरीके का लॉस नहीं हुआ है, इनिशियल जितनी एनर्जी थी फाइनल भी उतनी एनर्जी हो गई। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन कॉमन वर्ड है, वो किसी के साथ भी आ सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो सकता है, आगे जाके और पढ़ोगे आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। आ रही है ना बात समझ। तो कंजर्वेशन वर्ड कॉमन है। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि इनिशियली जो बात हो रही है बाद में भी वो चीज उतनी की उतनी रह जाए, तो उसे हम बोलेंगे कंजर्व है सारी चीजें। तो मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम बराबर हो फाइनल मोमेंटम के, क्या, यस और नो। यस यस सर। यस सर। तो कब होता है मोमेंटम कंजर्व, ये सुनना, जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो, जिस डायरेक्शन का एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा उस डायरेक्शन का मोमेंटम भी हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। रीजन क्या है, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी पढ़ते हो क्या, यस सर। yes? तो फोर्स को जीरो कर दूं मैं तो डीपी यस जीरो, सर। डीपी जीरो होने का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम जीरो, क्या यस सर। यस सर। यस हम P1 माइनस P2 या P फाइनल माइनस P इनिशियल बोलते हैं, क्या ये जीरो, यस क्या सर। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल बराबर, क्या। यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है जो लाइन लिखवाई है ना मैंने ये वाली, कि जिस डायरेक्शन का एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा उसी डायरेक्शन का मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी मोमेंटम कंजर्वेशन में ये बहुत बड़ी बात है। जब भी आपको एक्सटर्नल फोर्स जीरो दिख रहा है तो आप सीधे माइंड में क्या ध्यान आएगा, ये आगे काम आएंगे जब हम सेंटर ऑफ मास के अंदर सर। बॉम्ब एक्सप्लोजन पढ़ेंगे, कि बॉम्ब ऐसे ऊपर जाके एक्सप्लोड हो गया 2 पार्ट्स में। तो वहां पर हमें यही देखना होगा, है ना, किसी प्लेन के ऊपर दो लोग भागते भागते इस तरफ सेंटर पे आ गए, दोनों दोनों हाथ मिला रहे हैं यहाँ के। तो इन सब चीजों में हमारा इसका बहुत ज्यादा रोल होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, है ना। तो अभी के लिए आप यस बस ये ध्यान रखो सर कि फोर्स कंजर्वेशन ऑफ अगर लीनियर मोमेंटम कब एप्लीकेबल होगा, जिस डायरेक्शन का फोर्स जीरो उस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व करा देना। आ रही है बात समझ। अगर यस सिर्फ नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम जीरो होगा, मतलब कंजर्व रहेगा, वाई और जेड में नहीं होगा। आ रही है बात समझ। यस यस सर। यानी कि अगर आपका एफ एक्स जीरो है, यानी एक्स डायरेक्शन का फोर्स जीरो है, इसका मतलब डीपी एक्स बाई डी टी जीरो, क्या इसका मतलब पी एक्स कॉन्स्टेंट बोल दूं, पी एक्स कॉन्स्टेंट बोल दूं, यस मतलब सर। मोमेंटम यस कांस्टेंट है, क्या इनिशियल और फाइनल बराबर है एक्स डायरेक्शन में। ऐसे सेम कहानी, अगर एफ वाई जीरो है, वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो डीपी वाई बाई डी टी जीरो, क्या इसका मतलब पी वाई कॉन्स्टेंट। ऐसे ही अगर मान लो एफ जेड जीरो है तो डीपी डैश बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा, क्या इसका मतलब पी जेड कॉन्स्टेंट। आई बात समझ।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जहां पर भी नेट फोर्स जीरो होता हुआ दिख जाए वहां पर समझ जाना उस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हो, इनिशियल मोमेंटम बराबर किसके, फाइनल। यस सर। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। अब क्योंकि मोमेंटम में डायरेक्शन होती है एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग, तो जिस डायरेक्शन का फोर्स जीरो उस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है ना। यस तो px का 0 तो Net- px कांस्टेंट, py का 0 तो py कांस्टेंट, pz का 0, ऐसे है ना। हाँ सर फिर भी फोर्स रहेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो सकता है। बिल्कुल, मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में है ना। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, नेट इस तरफ चला गया, आ पहले ऐसे रहा था v वेलोसिटी से और बाद में ऐसे चला गया v वेलोसिटी से, तो किसी एंगल थीटा पर गया ना, अब उसका इस डायरेक्शन का मोमेंटम तो mv cos थीटा है ना, जो पहले mv था। यस और नो भाई, कोई दो बॉल ऐसे है, इस बॉल को आपने v से टक्कर मारी तो ये ऐसे भी तो जा सकती है ना, यस सर। होता है कि नहीं होता है, जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन में जाए। तो कोई पार्टिकल मान लो चलता हुआ आ रहा था, ऐसे चलता हुआ आ रहा था और अचानक उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी सपोज, सेम स्पीड से वो इस तरफ चलने लग गया, एंगल थीटा पर है, तो पहले उसका इस डायरेक्शन मोमेंटम mv था गया, अब एक्स डायरेक्शन मोमेंटम mv cos थीटा हो गया और y में mv sin थीटा हो गया क्या। यस सर। अब जिस डायरेक्शन का फोर्स जीरो है, सपोज उन्होंने बोला भाई कि भाई एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आ रही है बात समझ। यस यानी mv cos थीटा को mv के बराबर करना पड़ेगा, ऐसे चलेगा काम, ठीक है ना। धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें आ जाएंगी। यहां तक बात समझ आ गई। यस यस सर। आगे लिखो इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, जब बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए लगे। यानी इंस्टेंटेनियस फोर्स। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं क्या, जैसे क्रिकेटर मारता है बैट से बॉल को तो पावर जनरेट करता है कि नहीं करता है, सिक्स Yeah. मारने के लिए। यस तो बॉल तो उससे बहुत छोटी सी देर के लिए कनेक्ट होती है ना, चिपक के थोड़ी ना रहती है, बॉल जस्ट आती है ऐसे उछल के, बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहती है इसके पास, बहुत मिली सेकेंड, यस और नो कांटेक्ट में। यस तो बहुत मिली सेकेंड पर इस फोर्स पे बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स लगता है कि नहीं लगता है बैट से, यस तभी तो सिक्स लगता है। यस Yes, सर। sir. बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स अगर लगता है तो उसे हम बोलते हैं इम्पल्स। आ रही है बात समझ। सर तो बेसिकली ये मोमेंटम ही हो गया एक तरीके हाँ, से। होता मोमेंटम के इक्वली, चेंज इन मोमेंटम के इक्वली आता है। लिखना इसके अंदर, when a large amount या when a large force is applied on a body for a very short interval time, of time, then तक लिख दिया हमने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो लिख देना देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल is known as impulse। यानी कि इन शॉर्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, इम्पल्स को हम लिख रहे हैं टी से, जो फोर्स लग रहा था छोटे से टाइम इंटरवल, और एफ डी टी को आप डीपी लिखते हो क्या, एफ डी टी को डीपी बोला जा सकता है क्या, यस सर। क्योंकि हम ये पढ़ते हैं ना डीपी बाई डी टी क्या होता है, फोर्स क्या, यस और नो। सर DI क्या है? डी इम्पल्स है ना, ओके सर। छोटे से टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लग रहा है तो इम्पल्स बोल रहे हैं डी। पूरे के लिए निकालेंगे Yes, तो sir. इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेके 2 सेकंड के इम्पल्स निकालना है, तो शॉर्ट इंटरवल के लिए शॉर्ट इम्पल्स, ठीक है। यस सर। तो समझ आ गया, यानी
हम ऐसा कह सकते हैं क्या एक तरीके से जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वली है? यूनिट क्या होगी इम्पल्स Yes. की? न्यूटन सेकंड बोल kg. दें यस और केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम से। डायमेंशन लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। m1 l1 t माइनस 2 तो आपकी फोर्स की हो गई और एक t और आ जाएगा। यस तो केस लगा के लिखना, सर आप एक सेकंड जूम आउट कर सकते हो? जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट फटाफट, है ना, इम्पल्स खत्म करते हैं फटाफट। सर इम्पल्स का डायमेंशन क्या होता है? इम्पल्स का डायमेंशन क्या होगा, देखो ना, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2 क्या, और एक t और आ जाएगा, तो m1 l1 t माइनस 1 बन जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, तो यूनिट और डायमेंशन पढ़ चुके हो ना, अब डायमेंशन बनाने आनी चाहिए। लिखा सभी ने यहाँ तक? यस सर। केस 1 लिखो, देखो, जब मान लो अगर आपका फोर्स, इफ दिस फोर्स इज वर्किंग फ्रॉम टाइम t1 to t2, देन इम्पल्स को कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेट करके आएगा एफ डी टी, कहां से कहां तक कर दोगे, t1 से लेके t2 तक क्या, या फिर चेंज इन मोमेंटम बोल दे t1 से लेके t2 तक। Yes, sir. यस सर। समझ आ रही है? यानी कुल मिला के p2 माइनस p1 क्या, यानी अगर आपको ऐसा पता है t1 टाइम में इतना मोमेंटम था, t2 टाइम में इतना मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम होगा वही इक्वल हो जाएगा क्या? और अगर फोर्स की इक्वेशन दे रहा है टाइम के साथ साथ, तो इंटीग्रेशन करके आएगा। यस और नो? यस यानी बेसिकली जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के लिए इक्वली है क्या? इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फॉर्मूले समझ आ रहे हैं सभी को? आई का फॉर्मूला है ft, और f को हम f को dt लिख सकते हैं। तो बेसिकली v2 माइनस v1 ही आ गया, अभी का इंटीग्रेशन लिमिट लगाओगे, यानी इम्पल्स एक तरीके से v2 माइनस v1 ही आ गया। ठीक है, Yes, yes, sir. यस ना तो कोई डाउट? सर मैं एक सेंस सोच रहा था कि ये जो इम्पल्स है डायमेंशंस नो मोमेंटम के सिमिलर बट भी इसे चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। फॉर्मूला ऐसे डिफाइन हुआ है ना, फोर्स इनटू टाइम करके वैल्यू। आई सी एक्चुअल में मोमेंटम तो सिर्फ टाइम भी है, चेंज इन मोमेंटम तो जैसे वही वैल्यू जो चेंज इन टाइम, एटी होता है एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ, यस एक्सेलेरेशन टाइम का ग्राफ चेंज इन मोमेंटम कितना ना वैल्यू तो नहीं देता। वैसे सेम एफ dt का जो ग्राफ का एरिया है वो चेंज इन मोमेंटम देगा, मोमेंटम नहीं देगा उसका, उसने टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन है ना इम्पल्स, आई सी भले वो छोटा इंटरवल हो, ये वाली मत समझ, यस छोटे से इंटरवल में इम्पल्स तो चेंज होगा ना। यस ये इसके लिखिए, इफ a constant force or average force acts on body, तो इम्पल्स कैसे डिफाइन होगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ f of average मल्टीप्लाई बाय dt t1 to dt। अभी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, यस और नो? Yes, yes, sir. यस सर। तो अंदर बचेगा dt, और इसको हम फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम के लिए t1 to t2 पूरा एफ एवरेज इनटू dt मिलेगा राइट, टीपी डेल्टा टी मिलेगा ना। अब हम ऐसा बोले देखो, आपको अब क्या मिलेगा यहाँ से, एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय एक तरीके से t2 माइनस t1 मिलेगा क्या?
TT का कंडीशन T हो जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है डेल्टा T से मतलब है ना, और ये इक्वल होगा किसके, P2 माइनस P तो मैं ऐसे क्या आई जो आएगा बेसिकली एवरेज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, जो भी टाइम इंटरवल दिया हुआ है आपका चेंज इन मोमेंटम तो इक्वल ही होता है। बात आ गई, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कहीं पर 20 न्यूटन का फोर्स 2 सेकंड के लिए लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स 2 से लेकर 2 सेकंड तक लगा था, इंपल्स कितना होगा 120। लेकिन कहीं पर मान लो फोर्स ऐसे दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस प्लस का t प्लस का 1 ऐसे लग रहा है, ये वेरिएबल फोर्स है क्या? जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तो इंटीग्रेशन जाएगा आगे। ये आप ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो ना, वेरिएबल क्वांटिटी क्या करना है, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या करना है। इक्वेशन फॉर्मेट में तो फर्स्ट केस वाला है, और अगर t पे डिपेंडेंट है फोर्स तो वेरिएबल इंटीग्रेशन होगा t, और अगर सिंपल कांस्टेंट फोर्स तो डायरेक्टली फोर्स जो दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कर दो टाइम इंटरवल, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी बैट्समैन को पता है ना, बैट्समैन अपने शोल्डर स्ट्रॉन्ग करते हैं ना भाई, पावर जनरेट करने के लिए। तो उन्हें आपने देखा होगा बहुत जगह मॉल्स वगैरह में ऐसे रहता है ना, जैसे बॉक्सिंग वगैरह का रहता है, किक मारो तो मीटर दिखा देता आपने कितना फोर्स लगाया। यस सर, देखा होगा ना आपने, बहुत जगह पंच मारते हो तो आपका फोर्स बता देता है, वो इतना फोर्स आप जनरेट कर पा रहे हो, है ना। तो उसमें भी तो अलग अलग आता है ना, सबका सेम थोड़ी ना रहता है। सर लेकिन वो किस बेसिस पे रहता है? वो तो मैक्सिमम उसका 999 तक रहता है, तो उसका यूनिट क्या रहता है? एक्चुअल में वो न्यूटन्स के अंदर ही होगा, एक्जेक्टली देख लेना मीटर का रीडिंग, या तो kg मीटर पर सेकंड इस पे ऐसे कुछ होगा वो ना। मतलब वो तो जो पॉइंट्स दिखाता है वो कोई यूनिट नहीं रहता है? कुछ तो होगा, देखो फीड वो बेसिकली मेजर तो फोर्स ही करके देता है कि कितना आप यहाँ पे फोर्स लगा पा रहे हो, कितना जनरेट कर पा रहे हो पावर, है ना। हो सकता है पावर भी दे दे, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो फोर्स ही होता है, कितना आप मोमेंटम उसमें क्रिएट कर रहे हो। लेकिन हम तो रफली बात समझ रहे हैं, जैसे मान लो ऐसा कोई आपके पास होता, जस्ट हमने एग्जांपल लिया है, या अगर आप फोर्स रीड कर पा रहा होता, अगर ये आपको पता रहता है कि आप इतना फोर्स ले पाते हो, है ना, आपका जैसे आप मान लो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हो तो आपको पता है ना आप इतने केजी का ही वेट उठा सकते हो, यस सर, इतने आप उसको लिफ्ट कर सकते हो। यानी सबको अपनी पावर पता होती है क्या? यस सर, सबको अपनी पावर पता होती है। तो जनरली आप किसी हर बैट्समैन का सिक्सिंग करने का पावर अलग है ना, क्रिस गेल बहुत अलग मारता है ना, रोहित शर्मा अलग मारता है, विराट कोहली अलग मारता है, सबके अलग होते हैं ना, सब अलग अलग पावर जनरेट करते हैं, वो सब उनकी शोल्डर के ऊपर डिपेंड है ना। कुछ कुछ थोड़ा बहुत वो हेल्प लेने के लिए बैट को भी इस तरीके का डिजाइन कर लेते हैं, बैट को भी इस तरीके का डिजाइन कर लेते हैं ताकि कम पावर जनरेट हो। बैट का शेप ऐसे ही क्यों होता है, एक नॉर्मल लकड़ी से अगर मारोगे तो ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी क्या हिट करने के लिए, क्यों? क्योंकि आपने अपनी पावर तो जो लगानी थी शोल्डर ने लगा दी, लेकिन आपने इसकी हेल्प भी ले ली थोड़ी सी, तो इसलिए बैट वगैरह के नीचे का एरिया जो है ना वो ऐसा बनाया जाता है, थोड़ा सा इसको इस तरीके का डिजाइन किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि आप कम से कम फोर्स में कम ताकत लगा के ज्यादा से ज्यादा इस पे मोमेंटम क्रिएट कर पाओ, चेंज इन मोमेंटम डेवलप कर पाओ, ताकि बहुत लंबे सिक्स पड़ पाए। इसलिए मैथ्यू एडन करके एक बैट्समैन था, उसने मंगूस करके बैट बनाया था एक बीच में, जिसका ये बड़ा होता था और ये छोटा रहता था। यस सर, उसको मंगूस बैट बोला जाता था। वो इसीलिए बनाया था उसने कि और कम पावर में काम हो जाए। नीचे का एरिया बहुत बड़ा रख दिया उसने, चौड़ा रख दिया, जितना एरिया ज्यादा था उतना मैक्सिमम वो इंपल्स क्रिएट कर पाता था। ठीक है, यहाँ से जितनी ये बड़ा हैंडल होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा ना, ऊपर से जितना ताकत से पकड़ेगा, ग्रिप अच्छा मिल गया उसको। तो ये सब बातें रहती है। तो अब कुल मिला के बात ये, आपको पता है, जैसे मान लो कि धोनी को पता है मैं इतना फोर्स क्रिएट कर सकता हूँ, गेल को पता है मैं इतना फोर्स क्रिएट कर सकता हूँ, इतना तो होता है। देखो जब भी तो एवरेज सेट हो जाता है कि बॉल अगर इस स्पीड से आ रही है तो गेल मैक्सिमम जैसे 100 मीटर तक आराम से मार देता है, होता है ना ऐसा। यस सर, वो क्यों होता है? क्योंकि उसको अपनी पावर या अपना फोर्स पता है, एवरेज फोर्स जैसे वहां पता है उसे कि एवरेज वो हर बॉल पे इतना फोर्स क्रिएट कर सकता है, बैट घुमाता है तो फोर्स पता है आपको। अब जैसे ये फिक्स है, मान लो कि आपको पता है यार आप 100 न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर पा रहे और कितनी देर के लिए, यहाँ पर तो बॉल मिली सेकेंड में होती है, तो मिली सेकेंड का मतलब है बहुत छोटी सी है ना, मान लो 0.02 सेकेंड के लिए बात होगी। आ रही है बात समझ? तो इतना आप इम्पल्स ला पाओगे। तो ये फोर्स कांस्टेंट है ना, तो हमने डायरेक्टली चेंज इन इंटरवल जो था उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट फोर्स होगा, एवरेज फोर्स। यस और नो? जब भी आपको पता है आपका एवरेज फोर्स इतना है और टाइम इंटरवल पता है, तो हम डायरेक्टली उनको मल्टीप्लाई करके क्या बता देंगे,
इम्पल्स बता देंगे, और अगर आपका फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है तो इंटीग्रेशन ही एक सहारा है इम्पल्स निकालने का। क्लियर है बात? यस सर, तो इसका मतलब कि हाँ ये सरफेस एरिया का खेलता है ये बैट के केस में। एरिया पे भी डिपेंड करता है ना, अभी समझ आ जाएगा आपको। लार्ज एरिया है तो इम्पल्स क्यों अच्छा होगा, वो चीज भी आपको समझ आ जाएगी टाइम के हाँ साथ वो ना, प्रेशर का आई थिंक कुछ खेला है इसमें। प्रेशर वाली बात। ठीक है, यहां तक लिख लिया गया? यस आगे लिखो लॉज ऑफ, या लिख दो उसको, इसी को ना इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है ना वो यही है, लिखना इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, लिख देना इसके अंदर। जो इम्पल्स होता है इसके इक्वल होता है इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, हमने अभी ऊपर प्रूफ कर दिया है ना। इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, आगे लिखो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? जल्दी बताओ। किसी सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम सेम रहेगा। यस, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो अगर कहीं पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम, अब सिस्टम किसे बोलते हो थोड़ी टाइम बाद समझ आ जाएंगी बातें, है ना, तो अभी बस लिख के रख लो ये सारी बातें। अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो जो लीनियर मोमेंटम होगा ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे देखो हम किसी बॉल को, ये दो बॉल दिख रही है आपको, जैसे बॉल को रोल करने वाला गेम खेलते हो ना आप, तो एक बॉल इधर है एक बॉल इधर है, ग्राउंड पे पड़ी हुई है सपोज, ये रेस्ट पर है। आपने इस बॉल को वी वेलोसिटी देके छोड़ दिया। आ रही है बात समझ? सुनना ढंग से, आपने बॉल को वेलोसिटी देके छोड़ दिया, क्या किसी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी v2 हो जाएगी क्या? सपोज फॉर एग्जांपल ये दोनों इसी डायरेक्शन में भागे, रिवर्स नहीं हुआ, ये दोनों ऐसे चलेंगे। कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है ना। यस सर। तो ऐसा होता है, देखो आप किसी बॉल को रोल कर रहे हो, v वेलोसिटी से देके छोड़ दिया, दूसरी जो रेस्ट पे थी उस पर टक्कर मारा तो उसको ही वेलोसिटी मिलेगी और इसकी भी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी क्या, कुछ ना कुछ। यस सर। v1 और v2 दो अलग अलग वेलोसिटी होंगी, सेम तो नहीं रहेगी। बात समझ आ गई क्या? वो क्या होगी, कितनी होगी, सेम होगी नहीं होगी, वो हम किससे निकालते हैं वो समझना। सिस्टम का मतलब होता है दो अलग बॉल्स के अलग अलग है ना, इस बॉल की और इस बॉल की वेलोसिटी चेंज होगी ना। यस सर। ये बिफोर कोलिजन है या आफ्टर कोलिजन, बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। बिफोर कोलिजन ये हालत है, उसको लिखना मत, बस समझ लो। आफ्टर कोलिजन ये हालत है। यहाँ पर जब हम अपनी इस बॉल को और ग्राउंड को सिस्टम मानते हैं, मैंने इस पूरे को सिस्टम मान लिया। सिस्टम मतलब होता है कि आप किस चीज, अभी बताएंगे ना, सिस्टम मतलब बाउंड्री होती है एक तरीके से। मैंने इस पूरे को सिस्टम मान लिया। सिस्टम मानने का मतलब है, जैसे मान लो एक पॉलीथिन के अंदर आपने बहुत सारी चीजें भर ली है, या एक बैग के अंदर बहुत सारी चीजें रख ली और आप इस बैग और बॉल को मिलने से जो मिल रहा है कंबाइन चीज, इस पूरे को अपना सिस्टम मान रहे हो। आ रही है बात समझ? इस पूरे को हम क्या मान रहे हैं, सिस्टम मान। तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया। मान लो बॉल और अर्थ को हमने कंबाइंड सिस्टम मान लिया। सिस्टम जब भी मानते हैं ना किसी चीज को, तो इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं। इंटरनल फोर्सेस क्या होता है वो समझो, है ना, थोड़ी टाइम बाद आपको ये चीज समझ आएगी। आपको थोड़ा बहुत रफली पता है, कोई एम मास का ब्लॉक रखा है तो नीचे ग्राउंड से उस पर नॉर्मल रिएक्शन आता है, ये पता है क्या किसी को? कोई भी चीज अगर ग्राउंड पे रखी है तो ये जिस पे कांटेक्ट में रहती है, ग्राउंड से कांटेक्ट में रहता है क्या कोई ब्लॉक, तो इस कांटेक्ट से परपेंडिकुलर एक रिएक्शन क्रिएट होती है, इसको नॉर्मल बोला जाता है। जो ग्राउंड
इस m मास पर फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्योंकि ये भी तो नीचे mg लगा रहा होगा ना भाई। यस सर। m मास ग्राउंड पर mg लगा रहा होगा क्या? यस सर। न्यूटन तो कहता है एक्शन और रिएक्शन होगी, तो इसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड इसके ऊपर क्या लगा रहा होता है? एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होता है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जो भी कोई दो कांटेक्ट में चीजें आती है, कोई भी दो बॉडी कांटेक्ट में रहती है तो एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाती है। जैसे अगर एक ब्लॉक ऐसे रखा है, इसके पास कोई दूसरा ब्लॉक रखा है m1 और m2, तो ये m1 वाला और m2 वाला ये दोनों इनकी कॉमन सरफेस है क्या? कांटेक्ट में है। यस सर। तो कांटेक्ट में तो m1 इस पे नॉर्मल लगाएगा, m2 इस पे नॉर्मल लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। बात समझ आ रही है? यस। कॉन्टेक्ट फोर्स को नॉर्मल बोल है ना। अभी नहीं आ रहा तो उसको रफली याद रख लो, ऐसा कुछ होता है। तो जब हम सिस्टम मान लेते हैं ना इसको, जैसे मान लो मैंने इस ब्लॉक और इस अर्थ को पूरा सिस्टम मान लिया, तो ये जो नॉर्मल है ना ये इंटरनल फोर्स हो जाता है। इंटरनल फोर्स मतलब इसके अंदर सिस्टम के अंदर जो भी फोर्सेस है ना वो सारे आपस में इंटरनल फोर्स। आ रही है बात समझ? जैसे मान लो एक पूरी क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे, आप एक दूसरे को मारे जा रहे हो, एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन मैंने इस पूरे को सिस्टम माना है और इसको कोई इस पूरी क्लास को मान लो कि बाहर से कहीं से फोर्स लगाया जा रहा है। तो जब मैं अगर इसको सिस्टम मान रहा हूँ तो इसको सिस्टम मानने का मतलब है जो आप आपस में लड़के इंटरनली फोर्स लगा रहे हो ना एक दूसरे पे, ये सारे फोर्सेस मेरे लिए इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। आ रही है बात समझ? अगर मैंने सिस्टम इसको माना है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएंगे? सारे के सारे इंटरनल फोर्स। लेकिन अगर मैं किसी एक ही स्टूडेंट को अपना सिस्टम मानता हूँ तो जो दूसरा स्टूडेंट इसको मार रहा था ना, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। आ रही है बात समझ? यस सर। तो आप अपना सिस्टम मानते हो ना, उसके अंदर जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सारे इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बैलेंस हो जाते हैं। मान लो उनको हम कंसिडर ही नहीं करते, जिसको हम सिस्टम मान लेते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से एक ब्लॉक है m1, इंटरनल फोर्सेस निल होता है। एक m2 है, एक m3 है, इसको मैं बाहर से खींच रहा हूँ f फोर्स, तीनों ब्लॉक चलेंगे? यस और नो? यस सर। यस। अब मान लो मैंने इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, तो इनके बीच में भी तो फोर्स लग रहा होगा ना, एक कॉन्टेक्ट फोर्स स्ट्रिंग का। यस। स्ट्रिंग का फोर्स होगा ना भाई, m2 m3 को खींच रहा है या m1 को खींच रहा है, जो भी है। टेंशन आती है ऐसे m2 के ऊपर, वो भी सीखेंगे बाद में टेंशन वगैरह कैसे आती है, लेकिन टेंशन फोर्स होगा इस स्ट्रिंग में। यस सर। इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होगा, लेकिन मैंने सिस्टम इस पूरे को माना है तो मैं टेंशन फोर्स को कंसीडर नहीं करूंगा। मेरे लिए एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ क्या है? एफ फोर्स। बात समझ आ रही है सिस्टम वगैरह की? यस। हाँ, थोड़ी देर के लिए इसको समझ लेना, याद रख लेना क्या होता है, बाद में मैं लिखवा सर? दूंगा। बोलिए। वो समझा नहीं मेरे को आपने, वो m1 m2 जब दोनों को जॉइंट रखा तो उसमें वो n एक दूसरे की तरफ कैसे हुआ वो मेरे को समझा नहीं। वो भी समझाएंगे यार। ये टेंशन फोर्स है। अभी तो ये मानो मैंने अगर इस पूरे को सिस्टम मान लिया ना, तो बीच में जो टेंशन होंगी ना, टेंशन, वो टेंशन बेसिकली क्या होती है? इंटरनल फोर्स बन जाती है। अगर मैं तो सिस्टम वो इसको मान, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, टेंशन समझा, वो नॉर्मल, वो दोनों जब नॉर्मल भी जॉइंट टेंशन रहते की हैं तरह ही है। अगर मान लो ये m1 है, ये m2 है, तो ये दोनों कांटेक्ट दिख रहा है, एक तो नॉर्मल ग्राउंड वाला होगा क्या? यस सर। एक m1 और m2 को ज्वाइन करने वाली ये सरफेस दिख रही है, m1 और m2 को मान लो ऐसी कोई सरफेस है कंबाइन। यस सर। m1 इस पे ऐसे नॉर्मल लगाता है, m2 इस पे ऐसे नॉर्मल लगाता है, कांटेक्ट में है ना। तो कांटेक्ट हाँ सरफेस से परपेंडिकुलर लगती है हमेशा नॉर्मल, ये ध्यान रखो। जो भी कांटेक्ट सरफेस है उस कांटेक्ट सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर, जो कॉमन सरफेस होती ओके है जहाँ सर। कांटेक्ट होगा, उस कांटेक्ट यस से सर। परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है? तो सर दो होगा ना इधर, एक तो परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा और एक वो m2 तो पे होगा, लगेगा। वो भी होगा, लेकिन इसको तो mg बैलेंस कर देगा, वो सारी बातें है ना, इनको तो mg यस बैलेंस सर। कर। तो मैं तो उसे समझा रहा हूँ, होंगे तो बहुत सारे। ये नॉर्मल भी होगा, ये नॉर्मल भी होगा, mg भी होगा, ये वाले नॉर्मल, ये वाले नॉर्मल भी होंगे। ये एफपीडी में सीखेंगे यस कंप्लीट सर। हम, है ना। ओके सर। तो अभी बात ये है कि मैंने अगर इसको सिस्टम माना है तो मेरे लिए एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एफ है क्या? लेकिन यस अगर मैंने सर। मान लो इसको सिस्टम माना तो मेरे लिए एक्सटर्नल फोर्स अब टेंशन हो जाए। बात समझ आ रही है? टेंशन भी एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब यस टेंशन सर। इंटरनल नहीं रहा ना। अगर मैं दो ब्लॉक को मान रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग बाहर दिख रही है आपको, इस पर टेंशन क्रिएट होता उसका हुआ फिर एफ नहीं लगेगा एफ एक्सटर्नल में। लगेगा, नो डाउट। लेकिन हमारे लिए सिस्टम हमने अगर इसको माना है तो हम देखेंगे इससे डायरेक्टली कनेक्टेड टेंशन है, वो टेंशन बैलेंस हो रहा होगा एफ वगैरह से, वो इसकी एफबीडी बताएगी। दो सिस्टम मान लिए ओके मैंने, सर। मैंने दो सिस्टम मान ली, एक m3 को और एक m1 m2। आ रही है बात समझ? तो ये सब काम अभी एफबीडी के बाद सीखेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस समझ लो क्या क्या होता है। अगर मैंने इसको सिस्टम माना तो मेरे लिए टेंशन वाले इंटरनल फोर्स हो गए क्या, और फोर्स ये वाला बाहर वाला एक्सटर्नल हो गया? यस और नो? तब समझिए
जब भी हमने इस पूरे को सिस्टम माना तो आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है क्या? आपको कोई भी No, एक्सटर्नल फोर्स sir. दिख रहा है क्या? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बॉल आपस में टक्कर होके आपस में इधर उधर चल रही है क्या? Yes, ये sir. बॉल इससे कोलिजन करी, उसके बाद अपने आप V1 V2 आ गया, कोई फोर्स आ गया इनको ऐसे चलाने वाला, अपने आप हुआ ये सारा काम सेल्फ। किसकी वजह से हुआ ये सब इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है क्या? यस और नो? Yes, sir. और इंटरनल फोर्सेस तो हम कंसिडर नहीं करने। अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया है तो मेरे को तो ये पता लग रहा है यहाँ पर एफ एक्सटर्नल 0 है क्या? और अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो मैं मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ क्या? सर बोलो। सर मतलब जो बॉल जो पहली बॉल से धक्का है वो तो एक्सटर्नल हो जाएगा ना। छोड़ दिया ना हमने, अब तो चल गई, उसको वेलोसिटी देके छोड़ दिया। अब सिस्टम मान रहे हैं हम, v वेलोसिटी देके छोड़ दिया। यस सर। जिस टाइम छोड़ा था, जिस टाइम फोर्स लगाया था वो बात नहीं है ना, अब उसके पास वेलोसिटी आ गई है। अब आप उसकी बात कर रहे हो, उसके आगे आगे की कंडीशन कर रहे हो। आ रही है बात समझ? यस सर। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता हुआ दिख रहा है क्या आपको? नहीं है। इसका नहीं। मतलब अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है क्या? यस। और मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या? इनिशियल मोमेंटम क्या है? अगर ये एम मास है, ये भी मान लो एम मास है, ये भी एम मास है और ये भी एम मास है, आइडेंटिकल बॉल है, तो सिर्फ एम वी है क्या? यस सर। क्योंकि ये तो रेस्ट पर है। यस और नो? Yes, sir. तो सिर्फ एम वी है। और फाइनल मोमेंटम क्या है? एम वी वन प्लस एम वी टू, MV। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है ना, और एक्स डायरेक्शन में ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो सारी वेलोसिटी पॉजिटिव है क्या? यस सर। तो एम उड़ गया, वी का रिलेशन वी वन प्लस वी टू आ गया क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ आई बात थोड़ी बहुत, कैसे कंजर्व होते हैं मोमेंटम, कैसे काम करेगा आगे जाके? यस सर। ये मैंने सिर्फ एक रफली आइडिया दिया है आपको। बोलिए। एफ एक्सटर्नल 0 तब होगा ना, मतलब आफ्टर कोलिजन वाले केस में। पहले भी है ना, पूरे सिस्टम में आपको कहीं से बाहर फोर्स लगता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। नहीं सर। जब आपको सिस्टम में कहीं भी दिख रहा है एफ लगता हुआ, कहीं भी दिख रहा है, जो मैंने सिस्टम बनाया वी वेलोसिटी देके छोड़ दिया, अब काम मैंने चालू कर दिया। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान लो आपने इस बॉल को फोर्स लगाया होता और छोड़ दिया, थोड़े टाइम बाद इसके पास वी वेलोसिटी आती। यस सर। अब मैं यहाँ से मान रहा हूँ अपना कंडीशन, मैं तो यहाँ से चालू कर रहा हूँ। वी वेलोसिटी आप दे चुके हो, ये सिस्टम और इसको सिस्टम मान लो, तो कोई फोर्स है क्या अभी? नहीं सर। नहीं है ना। No, sir. आ गई बात समझ? ऐसे ही बॉम्ब एक्सप्लोजन में सर होगा। आपने MV इसी को MV1 प्लस MV2 क्यों किया? मींस क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। यस सर, यस सर। और मोमेंटम ओके सर, लिखना तो आता है इसमें कोई हमें m एक्सटर्नल into v। फोर्स नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों सिस्टम्स का मोमेंटम इक्वल कर देंगे। मोमेंटम इक्वल नहीं कर रहे, हमें ये पता है इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होता है। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर mv था, इनिशियली मोमेंटम यही है। और फाइनल मोमेंटम क्या क्या है? इसके पास भी है, इसके पास भी है क्या? आफ्टर कोलिजन यस सर। इसका मोमेंटम mv1, उसका मोमेंटम mv2, और दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो रहे हैं। हो सकता था ये बॉल अगर इसके पास मान लो टक्कर करने के बाद ये इधर चल पड़ता और ये इधर चल पड़ता, ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। तो आप क्या लिखते हैं? इनिशियल तो mv है, लेकिन बाद वाला माइनस mv1 प्लस mv2 हो जाता है। Yes. बात समझ आ रही है? यस टक्कर के बाद क्या हो आपको नहीं पता ना, आप तो कंसिडर करके काम करोगे। यस सर। आ रही है बात समझ? टक्कर के बाद आप क्या भगवान हो गए? आप बता दोगे बॉल उधर ही जाएगी? भगवान नहीं है ना हम लोग। यस सर। हम तो अपना ऑब्जर्वेशन मान के कर रहे हैं। मान लो इस बॉल की वेलोसिटी इधर है और इस बॉल की वेलोसिटी इधर है, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाती है v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये बात समझ आई? लेकिन अभी भी यहाँ पर दो वेरिएबल है क्या, तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। यस सर। भाई वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, v1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तभी तो बता पाओगे Yes, sir. कि सही आया है कि गलत आया है। आपको पता है क्या v1 इधर ही जाएगी? आप श्योर भी ना हो, निकाल के तो देखोगे वैल्यू। हमने तो मान के कर लिया इस तरफ। अगर मान लो मैंने माना और मेरा आंसर v1 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? बॉल इधर आई है। आ रही है बात समझ? किसी चीज को पहचानते ऐसे ही है ना फिजिक्स में। Yes, sir. v1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मतलब आप गलत हो, आपने v1 इधर माना है, जबकि आंसर नेगेटिव अगर आ गया। मान लो v1 को कैलकुलेट क्या होता है, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आती है, उसके बाद अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस एक प्रैक्टिकल मीनिंग समझा रहा था मोमेंटम का। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की भी एक इक्वेशन आती है जिसको ई से लिखा करेंगे आगे जाके। इसको रखने पर भी यहाँ से v1 और v2 में रिलेशन आएगा। तो दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो सकती है। Yes, sir. एक इक्वेशन आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देगा, यहाँ से भी v1 v2 में रिलेशन आएगा, और एक रिलेशन ये रहा। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे आपको v1 और v2 की वैल्यू मिल जाएंगी। यस सर। सपोज आपका v1 आ गया -2v और v2 आ गया सपोज v। इसका मतलब क्या है?
कि जो दूसरी बॉल है ना वो 2v से इधर आ रही है और पहली बॉल v से तो इधर वो जा रही मतलब टक्कर मारने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। अपोजिट में पहली वाली आई है सिर्फ, ठीक है। पहली वाली में। Yes, समझ sir, आ वो गई बात? माइनस इसलिए है। समझ आ गया? कैलकुलेशन से पता लगेगा ना हमें ये सारी बातें तो कि कौन कहाँ जाएगा, लेकिन हम मान के तो ऐसे ही करेंगे। आपकी इच्छा है, कोई अगर मान लो ऐसा है, किसी ने बोला नहीं सर मैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि m टक्कर के बाद इधर है, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर ले, कोई गलत थोड़ी ना होगा सम। तेरी इक्वेशन में यहाँ पर -v1 प्लस mv2 आएगा, m कट जाएगा, तो तेरी इक्वेशन v इज इक्वल टू -v1 प्लस v2 बन जाएगी पहली, और दूसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आएगी। अब हो सकता है वहां से सॉल्व करने पर v1 या तो माइनस का 2v1 आ जाए, माइनस अगर 2v आ गया इसका मतलब क्या है, आपने जो डायरेक्शन मानी वो गलत है क्या, बॉल ऐसे जा रही होगी। और अगर पॉजिटिव आ गई इसका मतलब क्या है, आपने जो माना है वो सही है डायरेक्शन। क्लियर है भाई बात? तो ये ऐसे करके हम चेक करते हैं। तो मेनली अभी आपको ये समझ आया मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, कैसे समझ आती है ये बात, Yes, एफ sir. एक्सटर्नल Yes, जीरो sir. कैसे दिखता है। ऐसे आगे जाके बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है कि कोई एम मास का बॉम्ब है, बॉम्ब अपने आप फटता है इंटरनल रिएक्शन से, Yes, sir. अपने आप होता है ना काम। बॉम्ब में भी अगर आप यहाँ से एक बार स्पार्क देके छोड़ देते हो तो उसके इंटरनल फोर्स उसको एक दूसरे को एक्सप्लोड करते हैं ना। यस और नो? यस सर। बॉम्ब में आप जाते हो कि उसको अलग करने, हाथ से खोलने, एक पार्टिकल को उछाल के आते हो कि आप जाके, नहीं ना, अपने आप होता है सारा काम। टुकड़े अपने आप होते हैं, ये छोटा टुकड़ा इधर गया, छोटा टुकड़ा इधर गया, ये अपने आप होता है सारा काम। तो वहां पर भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। आ रही है बात समझ? और एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे मान लो एक प्लैंक है, इस प्लैंक के ऊपर एक इधर आ रहा है और कोई दूसरे एंड से इधर भागता हुआ आ रहा है सपोज, तो होता है ना प्लैंक थोड़ा आगे पीछे जाएगा, होता है कि नहीं होता है ऐसा? यस सर। यस सर। होता है, प्लैंक आगे पीछे जाएगा, या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, होता है ना ऐसा। कोई इस पे चलता है तो प्लैंक की पोजीशन भी आगे पीछे होती है। यस सर। तो ये काम भी अपने आप इंटरनल हो रहा है ना, अगर मैं इसको सिस्टम मानूं तो। मैन और प्लैंक को सब इंटरनली काम है क्या, पाँव से ये फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, जो भी कर रहा है ये इंटरनल है सारे काम। यस सर। यहाँ पर भी मोमेंटम कंजर्व होगा। समझ आ रही है मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ कहाँ लगते हैं? तो इसके लिए डिपेंड करता है, जो वर्ड लिखा हुआ है ना सिस्टम, वो सिस्टम वर्ड बहुत काम का है, ऐसी मजाक नहीं है सिस्टम। ये सिस्टम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, ठीक है। आप इसको मान लो अपना सिस्टम, वो देखते हुए फिर देखना होता है एक्सटर्नल जीरो है कि नहीं। बात समझ आ गई सभी को यहाँ तक? तो अगर कहीं पर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं डीपी बाई डी क्या, और अगर कहीं पर एफ एक्सटर्नल जीरो है, समझ आ गया ना कैसे केसेस में एफ एक्सटर्नल जीरो होगा? यस सर। तो यानी कि डीपी बाई डी जीरो हो जाएगा क्या? और अगर डीपी बाई डी जीरो है इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, और मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जो फाइनल मोमेंटम है क्या वो इनिशियल के बराबर होगा क्या, या इनिशियल इक्वल टू फाइनल, ऐसा बोल दो। इसलिए तो मैंने अभी जो बॉल वाला एग्जांपल दिया उसमें मैंने डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल लगा दिए बराबर, क्योंकि मुझे पता था मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो आएगा, यही पता था ना मुझे। यस इसलिए तो मैंने दोनों इक्वल कर दिए। डीपी बाई यस डी सर। जीरो होने का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम जीरो, तभी तो पी फाइनल या पी इनिशियल बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और हम जब भी कंजर्वेशन होता है ना, हमारा टारगेट यही होता है, हम हमेशा यही करते हैं, इनिशियल वाली बात बराबर होगी फाइनल वाली, ठीक है। सबको समझ आ गई भी यहाँ तक बात? यानी हम ऐसा बोल सकते हैं P1 बहुत सारे n पार्टिकल का सिस्टम हो तो सबके जो मोमेंटम होंगे Pn तक वो सब कांस्टेंट होंगे क्या? यस और नो? अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सारे मोमेंटम कांस्टेंट होंगे, P1 P2 P3 P4 सब। यस सर। का मतलब इनका जो चेंज होगा वो कितना आएगा? जीरो। जीरो आएगा। चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा भाई। इसका मतलब डेल P1 डेल P2 डेल P3 ऐसे करते करते डेल Pn, ये सब जीरो क्या?
अगर मान लो आपका 2 पार्टिकल का सिस्टम है, और 2 पार्टिकल सिस्टम, उसके लिए क्या करोगे? मोमेंटम को कांस्टेंट कर दोगे, यस और नो? यस। या फिर चेंज इन मोमेंटम 0 कर दोगे, या फिर ऐसा बोल दोगे ये डायरेक्टली P1 माइनस P2 ना। डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा P, यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। क्या? चेंज इन मोमेंटम है तो P1 माइनस P2 होगा ना। क्या? सर इससे पहले जब आपने pn तक लिखा है तो मतलब कि n पार्टिकल्स है, हाँ, तो सर n पार्टिकल्स की मोमेंटम है वो। n पार्टिकल्स की मोमेंटम है ये। मान लो एक बॉल नहीं होती, जैसे मैंने बोला ना एक क्लास में 1000 बच्चे, 50 बच्चे, तो उन सबके और आपस इन में सब में नेट, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तभी तो हो पा रहा है ऐसा कांस्टेंट, तभी बोल पा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तभी ये कंडीशन है सारी ऊपर से जो लिखते गए आ रहे हो आप। यस सर। और यहाँ से ये समझ आ गया सभी को डेल्टा P1, ये अगर 2 सिस्टम है तो सिर्फ 2 उठा लोगे आप, आगे के उनको 0 कर दोगे क्या? यस और नो? n सिस्टम है तो ये 0, 2 सिस्टम है तो सिर्फ 2 ही लेंगे ना। यस सर। तो चेंज इन मोमेंटम, एक सेकंड रुको, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, क्या वो इक्वल होगा माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल? लिख देना इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। ठीक है क्या? ये जस्ट थ्योरम है, हालांकि करना क्या है आपको समझ आ गया ना, पी इनिशियल और पी फाइनल से काम हो जाता है सारा। आ रही है बात समझ? ये तो सिर्फ हमने थ्योरेटिकल प्रूफ किए हैं, बाकी हमें काम तो पता है ना, इनिशियल और फाइनल लगा के हो जाता है। यस और नो? यस सर। एग्जाम्पल 10th में पढ़ते होगे ना, क्रिकेटर कैच लेने के लिए पीछे की तरफ Yes. हाथ कर लेता है, सर क्यों करता है वो 9 पीछे? हाँ जब भी था, क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ा देता है वो, यस सर। टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर देता है, यस सर। इसलिए एवरेज स्कोर जो होता है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ये बात समझ? यस सर। वो सारी छोटी छोटी बातें जो 9th में पढ़ी है वो सारे यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। थोड़ा फास्ट लिखो फटाफट तक। किसी को भी डाउट यहाँ तक? तो कंडीशन सिर्फ एक ही है, मोमेंटम कंजर्व कब होगा? क्या याद रखोगे? जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, बस ये ध्यान रखना है। ये कंडीशन आगे तक याद रखना है, ऐसा नहीं है मैं 5th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और जब वहां पर एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा और तब पूछोगे सर ये क्यों लग रहा है, तो पता रहना चाहिए कि वो क्यों लग रहा है। ठीक है? यस सर। वहां पे देखते समझ में आ जाएगी, हाँ सर चलो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा हो जाएगा काम। लिखा? ये तो कुछ ऐसे थ्योरेटिकल सम आ जाए, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ जाए उसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन में इनमें से कौन सा है, तो ऐसे वाले ऑप्शन दिख जाए तो वही। बाकी मेन तो हमारा काम इधर से ही हो जाता है ना, इनिशियल और फाइनल को बराबर रखते हैं। हम हर न्यूमेरिकल में करेंगे तो वही हो गया सभी का। यस सर। किसी को भी डाउट यहाँ तक?
अच्छा एक और बात बताओ, अब नोट लगा के लिख लेना। एरिया अंडर एफटी कर्व क्या देगा? डेल्टा पी। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स, दोनों ही बोल सकते हैं। यस और नो? यस सर। इंपल्स भी तो वही चीज है, आई इज इक्वल टू एफ डी टी, यस सर। तो रिप्रेजेंट इंपल्स और चेंज इन मोमेंट। तो कहीं भी अगर आपको फोर्स और टाइम का ग्राफ दिख जाए, उसका एरिया इम्पल्स देगा। उसका एरिया हमेशा क्या देगा? इंपल्स देगा। सपोज मान लो ऐसा कुछ कर्व है, ऐसा कर्व मान लेते हैं ना, कैसा भी हो सकता है ग्राफ, तो हम ऐसा वाला मान के काम कर लेते हैं। ऐसे कुछ है, एफ टी ग्राफ है ना, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, मतलब इसका एरिया क्या देगा? आई देगा क्या, या फिर डेल्टा पी देगा? और क्या वो पॉजिटिव होगा? यस सर। एरिया पॉजिटिव है। और ये वाली चीज क्या देगा? एरिया आई देगा और डेल्टा पी नेगेटिव देगा। एक ही बात है क्या? चेंज इन मोमेंटम देता है ना, तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव, तो चेंज इन मोमेंटम भी पॉजिटिव, क्योंकि जो ग्राफ का एरिया है वो इंपल्स देता है। ये फॉर्मूला पढ़ के आते हैं हम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी या फिर डेल्टा पी। आ रही है बात समझ? और ये फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ से। इस चीज का मीनिंग क्या होता है? एरिया अंडर द एफ टी कर्व, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी क्या देता था? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है क्या? यस सर। थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना देख लो फटाफट, सर, और थोड़ा स्क्रॉल अप करके थोड़ा ऊपर का zoom out लिखना है। करके सर। यस। फटाफट आंसर लगाना है वो आपको, जो जो पूछेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से 10 मिनट। एक दो डाउट रहते हैं तो 7 बजे बाद शाम को कभी पूछ लिया करो ना, क्योंकि दिन में तो क्लासेस ही रहती है। तो आफ्टर 7 आप रात के टाइम थोड़ा सा फ्री टाइम रहता है, जिस दिन पेपर बनाने का वर्क नहीं होता, तो आप भेज दिया करो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको बता दूँ, ठीक है, अगर कम डाउट है तो। सिर्फ आपको अगर जिस क्वेश्चन में डाउट है फिर वही पूछना, जिसमें आंसर आ चुका है वो ठीक है, फिर आपने जो किया है। क्योंकि उतना कॉन्फिडेंट अब बनना पड़ेगा ना, कि हर एक मेथड तो चेक कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। हर बच्चा बोलेगा कि सर मैंने देखो ये 1 से 10 सारे क्वेश्चन सही किए क्या, तो उस फेज से तो बाहर आ गए अब हम, वरना तो एंड तक कितने कितने चेक कराओगे, ठीक है। हो गया भाई सभी का यहाँ तक? एफ टी ग्राफ का एरिया इंपल्स देता है या फिर चेंज इन मोमेंटम देता है? एग्जाम्पल मॉड्यूल से रीड कर यस लेना सर, हो गया क्रिकेटर वाले, और ये सब ये कोई पूछता नहीं है, लेकिन से पता रहनी चाहिए, ठीक है। हमने एफ एवरेज का फॉर्मूला बना सकते हैं हम, एफ एवरेज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हो जाएगा क्या, बोलो? पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ऊपर फॉर्मूला। जो इम्पल्स होता है वो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी होता है, ये पढ़ा था क्या? यस और सर। यही चेंज इन मोमेंटम भी होता है, तो यहाँ से एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी आता है। इसका मतलब अगर आपने टाइम इंटरवल बढ़ा दिया तो एफ एवरेज कम हो जाएगा ना। जो क्रिकेटर वाला एग्जांपल है वो उस पर चलता है। यस सर। यानी फॉर अ सर्टेन मोमेंट
momentum change if the time interval is increased, then the average force exerted on body will decrease. और आपको भी समझ आ रहा होगा ना, जो हमने भी इससे पहले सम किए थे वाटर जेट और ये सब, उसमें यही फॉर्मूला लग रहा था कि बार बार यस सर। एवरेज फोर्स वगैरह निकाल रहे थे हम एक तरीके से, चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम कर करके, ठीक है क्या? यस सर। आ गया सभी को समझ यहाँ तक? अब 10 मिनट बस कुछ न्यूमेरिकल देखते जाओ फटाफट फटाफट। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? तैयार हो अब न्यूमेरिकल्स के लिए? यस सर। सर वेट, सारी चीजें कॉपी हो गई है, सिर्फ न्यूमेरिकल देख के आंसर करना है, ठीक है? एक बॉल है, लिखना है। हाँ अभी लिख लो, पहले आंसर निकाल लेना। ये u वेलोसिटी से आ रहा है और किसी सरफेस के साथ टकराने के बाद u के साथ ही रिबाउंड कर गया, ये सरफेस थी, तो आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, डेल्टा पी बताना है आपको। सर आप एक सेकंड के लिए जूम आउट कर सकते हो? जल्दी लिखो बेटा फटाफट। ऊपर का लिखा नहीं है क्या अभी तक? ना सर, वो इक्वेशन ही बस लिखना था और कुछ नहीं, बस वो ये स्टेटमेंट ही रह गया था, अभी लिख सकते हो गया? हो। हाँ हो गया, बस ये स्टेटमेंट लिखा था। कितना होगा चेंज इन मोमेंटम? 2mu। 2mu हो जाएगा। यस सर। सिंपल सा ही तो है, टफ है क्या ये चीज? चेंज इन मोमेंटम होता क्या है? पी P फाइनल final माइनस minus पी P इनिशियल। क्या आपको मोमेंटम लिखना आता है? अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव बोलूं और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलूं, तो मुझे जल्दी से बताओ, चेंज इन मोमेंटम अगर लिखना है, फाइनल मोमेंटम यानी फाइनल ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? यस सर। तो एम यू जे कैप बोल सकता हूं मैं वेक्टर फॉर्म में। इनिशियल क्या बोलूंगा? एम यू जे कैप माइनस में, minus mu yes or जी no? का। तो डेल्टा पी मेरे पास एक तरीके से 2mu जे कैप आ जाएगा क्या? मुझे डायरेक्शन भी पता लग गई, चेंज इन मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड यस पूछे तो 2mu, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे यस तो सर। 2mu। क्या आ गई बात समझ? फटाफट फटाफट लिखते चलो, है ना? एक एग्जांपल ही हो गया। किसी को डाउट इसमें? ओके, यही इम्पल्स है क्या? यस सर। अब अगर फोर्स वगैरह पूछता तो टाइम इंटरवल देता तो हम फोर्स भी बता देते डेल्टा टी से डिवाइड करके। यस सर, डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये वैसे ही सम हो गया ना, डिस्क वाला हो जाता फिर ये। यस सर। इसकी अगर यहाँ डिस्क रख दो, एक ही बात है। देखा भाई? सभी को समझ आ गया चेंज इन मोमेंटम? किसी को डाउट है क्या? सेकंड इसको करो फटाफट सॉल्व। एक बॉल है 1 kg की, जो कि 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और आने के बाद, टक्कर होने के बाद रिटर्न हो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और है 1 kg की, है ना? वापस मास भी जा सकता है लेकिन अभी 1 kg है। तो कितना होगा चेंज इन मोमेंटम? 20।
20 आ जाएगा भाई सभी का। यस सर। क्या करोगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल क्या वापस, फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे आप, 10 आई कैप 10 इंटू 1 लिखोगे ना, एम वी, ऐसे लिख लो आप, एम वी आई कैप माइनस ऑफ, माइनस का एम वी आई कैप, क्या मास भी सेम है वेलोसिटी भी सेम है, ऐसा बोल दें, स्पीड सेम है, यस सर। तो 10 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या, तो मेरा आंसर यहां से 20 आई कैप आ जाएगा। जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया, 20 हो गया क्या, यूनिट क्या लिख दोगे, केजी मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड, ठीक है। सबको बात समझ आती जा रही है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत, नो सर। नो सर। थर्ड देखो, यहीं पर फोर्स दिया हुआ है 2t प्लस का 10, आपसे बोल रहे हैं फाइंड चेंज इन मोमेंटम t इक्वल टू 1 to 3 सेकेंड, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए या आई निकालने के लिए, एक ही बात है दोनों का मीनिंग, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी क्या 1 to 3, यस और नो, या t1 से t2 लिख दें अभी के लिए, तो हम फाइनली ऐसे कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 10 इंटू डी टी 1 to 3 हो जाएगा क्या, अब तो इंटीग्रेशन है सीधा सा, यस 2t स्क्वायर बाई 2 1 to 3 प्लस का 10t 1 to 3, ऐसे ही होगा क्या, डायरेक्ट करना जानते हैं ना, अब तो हम सीधा लिख दें, 2 से 2 कैंसिल, Yes, sir. स्क्वायर 9 माइनस 1, 8 तो यहाँ से बचा और 30 माइनस का 10 20 वहां से बचा, ऐसे कुछ होगा, तो 28 आ जाएगा, न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड कुछ भी बोल देना, ठीक है, सभी को समझ आ गया भाई, यस सर। किसी को डाउट, नो सर। एक एग्जांपल घर से दे रहा हूँ, होमवर्क ये करना, एफ दिया हुआ है 60 स्क्वायर प्लस 2t और बोल रहे हैं 0 से लेके 3 सेकंड तक के लिए फाइंड करना है इम्पल्स, कर लोगे, यस सर। ओके। फिफ्थ देखो क्या बोल रहे हैं, एक बॉल है, एक बॉल ऐसे आ रही है जो कि आ रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ और 1 kg की है, और स्ट्राइक करने के बाद 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, जल्दी से निकालो, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डायरेक्शन के साथ आंसर देना, टाइम नहीं लगना चाहिए यार इतना, फटाफट निकालो, सर 5 15 15 आ जाएगा, 15 सॉरी सर आई 5। कैप तो हम ऐसा लिखेंगे 5 आई कैप माइनस ऑफ माइनस का 10 आई कैप, यस सर। यानी 15 आई कैप, और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे तो सिर्फ 15 15 केजी मीटर पर सेकंड, यस और नो, सभी को समझ आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नो सर। सेकंड लिखिए अगर ये बोल रहे हैं
if contact time